बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को एएन नावल के ऊपर खुशामदीद। आज हमारा न्यू नावल शुरू हो रहा है जिसका नाम है रिश्ते मोहब्बत के, और इसको लिखा है मिसबा खालिद ने। मिसबा खालिद के नावल बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, और हमारे तकरीबन पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे लिखने वाले हैं जिनके नावल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की नावल रिश्ता मोहब्बत को। तो स्टार्ट करते हैं। छोड़ो बच्ची को, तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो? इससे छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। लड़के कहाँ से आगे बॉस, इन्होंने तो हमें देख लिया है, अब क्या करें? अबे छोड़ इस आफत को, गाड़ी में आकर बैठ, निकलते हैं। ओके बॉस, छोड़ दिया, चलो। साद, जायान, अनीक तीनों भाई दोपहर के वक्त स्कूल से वापस आ रहे थे। शदीद गर्मी की वजह से सड़क पर सन्नाटा कर आया था। एक मासूम बच्चे की चीखियों की पुकार दोपहर के सन्नाटे को तोड़ा। कुछ लोग एक मासूम गुड़िया को अगवा करके ले जा रहे थे। वो नन्ही गुड़िया खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, शोर मचा रही थी। 15 साल साद ने यह मंजर देखा तो इस नन्ही गुड़िया को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। 13 साल जायान और 11 साल अनीक ने भी साद की पैरवी की। छोटी उम्र में तीनों भाई यूं कद काट कामत अच्छा था। साद अपनी उम्र से बड़ा मालूम होता था। 15 साल का होते हुए 18 साल जवान लड़का लगता था। अगवाकारों ने इन तीनों को आता देखा तो बच्ची छोड़कर दम दबा के भाग निकले। गुड़िया ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना? साद ने इस नन्ही गुड़िया से प्यार से पूछा। भैया वो गंदे अकल मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे थे, नन्ही गुड़िया ने रोते रोते जवाब दिया। नहीं नहीं गुड़िया, ऐसे रोते नहीं हैं, वो लोग अब नहीं आएंगे। अगर तुम आए तो हम तीनों भाई मिलकर बहुत मारेंगे। चलो अब रोना बंद करो और ये बताओ, अब इतनी दोपहर में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और आपके साथ कोई बड़ा भी नहीं? क्यों नहीं? साथ ने नन्ही गुड़िया की आंसू साफ करती होगा। भैया मुझे चीज़ लेनी थी, इसलिए मामा से छुप कर चीज़ लेने आ गई, नन्ही गुड़िया ने जवाब दी। देख लिया, मामा से छुप कर घर से निकलने का अंजाम। जयान ने मुझे चीज़ लेनी है, नन्ही गुड़िया ने जिद की। अच्छा गुड़िया रोना बंद करो, हम दिला देंगे चीज़, अनीक ने जवाब दिया। भैया कितनी क्यूट गुड़िया है ना ये, जयान ने नन्ही गुड़िया का गाल पकड़ते हुए कहा। हाँ बहुत प्यारी है, चलो चीज़ दिलाते हैं इसको पहले। साद ने नन्ही गुड़ी को गोद में लेते हुए कहा। भैया वो गुड़िया के बाल चाहिए मुझे, नन्ही गुड़िया ने फरमाइश की। गुड़िया के बाल वो कहाँ मिलेंगे? जनान ने सर खिंचाते हुए कहा। भैया वो जो सामने अंकल खड़े हैं ठेले वाले, इनसे नहीं। गुड़िया ने सामने खड़े ठेले वाले की तरफ इशारा किया। ओह कॉटन कैंडी को हो ना, अनीक ने ठेले वाले को देखते हुए कहा। साद ने नन्ही गुड़िया को खूब सारी चीजें दिला दी। अब बताओ आपका घर कहाँ है? वो इस गली में, नन्ही गुड़िया ने एक गली की तरफ इशारा किया। गली में पहुंचकर साद ने घर पूछा। वो वाला भैया, नन्ही गुड़िया ने एक घर की तरफ इशारा किया। अरे वाह, ये बराबर वाला घर हमारा है, जयान ने खुशी से कहा। अनीक ने बेल बजाई। आ रही हूँ, अंदर से एक खातून की आवाज आई। मेरी बच्ची। खातून ने दरवाजा खोला, अपनी बच्ची गैर लड़कों के हाथ में देखी। बेताबी से इस लड़के हाथ से अपनी बच्ची वापस ले ली। आंटी घबराए नहीं, हम इस घर लाए हैं। कुछ लोग इस नन्ही गुड़िया को अगवा करने लेकर जा रहे थे। साद ने खातून का डर खत्म किया। बच्चों मुझे माफ कर दो, मैंने मना भी किया था इसको बाहर जाने से, ये नजर बचा के निकल गई। रक्षी बेगम बच्ची की अम्मी शर्मिंदा सी बोली। कोई बात नहीं आंटी, आप इस नन्ही गुड़िया को हमारे घर भेज दिया करें, ये बराबर वाला घर हमारा है, जयान ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओ बच्चों, आप लोग संभाल लोगे, इससे बहुत जिद्दी है ये, रक्षी बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी वैसे इस नन्ही परी का नाम क्या है और ये कितने साल की है? जब खड़ा अनीक ने भी गुड़िया के मुताबिक जानकारी में इजाफा करना चाहा। बेटा इसका नाम अलीज़े है और ये सिर्फ 6 साल की है, नक्शी बेगम ने अनीक की जानकारी में इजाफा किया। ओके आंटी, अब हम चलते हैं, मामा इंतजार कर देंगी, खुदा हाफिज। साद को माँ की याद आई जो घर पर इन तीनों को खाने पर इंतजार कर रही थी। ओके बच्चे, खुदा हाफिज। नक्शी बेगम ने तीनों भाइयों को यूं रुखसत किया। भैया मैं आज शाम को आपके घर खेलने आऊंगी, ने कॉटन कैंडी से खाते हुए पूछा। जी जरूर गुड़िया, हम खूब मस्ती करेंगे, जायान ने नन्ही अलीज़ा को जोश दिलाया। ओके भैया, खुदा हाफिज गुड़िया, छोटे हैं हम, बड़े भी होंगे, फिर एक दिन एक दूसरे के भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारी मम्मा। जा साद दरवाज़ा खोलते ही माँ से लिपट गया। ये तरीका था साद का मम्मा की नाराज़गी से बचने का। साद भाई इतना ज़्यादा मक्खन कहाँ से लाते हो? जयान ने साद के कंधे पर हाथ रखा। जहाँ तक तुम इतनी सारी शरारतें लाते हो जयान, अनीक ने भी साद के दूसरे कंधे पर हाथ रखा।
जितने बड़े हो रहे हो ना तुम तीनों, इतनी ही शरारती होते जा रही हो। चलो सीधे अंदर फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। फिर मुझे देर से घर आने की वजह भी बताना। कौसर बेगम ने लड़कों की माँ तीनों को अलग किया। वाकई में माँ तीनों ने अपने अपने कमरे की राह ली। इस घर में 4 कमरे थे, अफराद भी 4 ही थे, 3 भाई, एक इनकी माँ। वालिद वफात पा चुके थे। कौसर बेगम पढ़ी लिखी थी। शोहर की वफात के बाद उन्होंने घर चलाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग का शुबा अख्तियार कर लिया और साथ तीनों लड़कों की मिसाली तालीम और तरबियत की। तीनों लड़के बहुत लायक थे। साथ अपने छोटे भाई यूं पर जान छिड़कता था। रयान अनीक भाई का साया बनकर रहता था। बच्चे मोहब्बत, इखलाक, इज्जत, वकार से गुंदे। ये लड़के अपनी माँ की लाड लेते। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचानी नहीं। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम आपके पड़ोसी हैं, अभी कुछ दिन पहले शिफ्ट हुए हैं। आज आपके बच्चों ने मेरी बेटी को बचाया था। रक्षी बेगम ने पल्लू में खड़ी अलीज़ा को सामने किया। अच्छा अच्छा, आप बच्चों ने मुझे बताया था। आए, आप अंदर आए, कौसर बेगम ने खुशदिली से कहा। जी आओ अलीज़ा। रक्षी बेगम अलीज़ा का हाथ पकड़े अंदर आ गई। माशाल्लाह, आपकी बेटी कितनी प्यारी है, बिल्कुल कांच की गुड़िया जैसी। कौसर बेगम ने अलीज़ा के कॉटन कर दी जैसे रुसान बार बार चूमे। जी जी, बस ऊपर वाले ने मेरी बच्ची को बनाए ही ऐसे है, कोई इसके दीवाना हो जाता है। रक्षी बेगम ने अपनी कांच सी देखने वाली बेटी को कहा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे भी बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह ने मुझे 3 बेटों से नवाजा। शुक्रगुजार हुई इस रब की, इसने मेरी गोद हाली नहीं रखी। कौसर बेगम ने आइजी से कहा, जी मुझे भी ये रहमत हमारी शादी के 10 साल बाद अता हुई है। मेरे शोहर बड़े सब्र वाले हैं, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी इन्होंने। इस रब से आखिरकार हमें अपने सब्र का अजर हमारी बेटी के रूप में मिल गया। नक्शी बेगम ने अपनी आबीती सुनाई। तीनों भाई कहाँ हैं? अलीज़ा ने इनकी बातों से बोर होने लगी। बेटा वो कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, चलो आपको लेकर चलूं। कौसर बेगम ने प्यार से कहा, वो आप मुझे कोई मदरसे और अच्छा सा ट्यूशन बना दें अलीज़ा के लिए, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं। स्कूल तो मैंने लगा दिए हैं, बस ट्यूशन मदरसे का मसला है। नक्शी बेगम ने अपना मसला कौसर बेगम को कोशिश गुजारा। तो परेशान क्यों होती हैं? इस तनी गुड़िया को तो मेरे साथ ही बढ़ा देगा। जयान अनी को भी वही पढ़ाते हैं, यानी ये खेल भी लेगी और पढ़ भी लिया करेगी। कौसर बेगम ने रक्षी बेगम का फौरन मसला हल किया। चले ठीक है, फिर मैं बहन फिर संभाले, आप इसको मैं चलती हूँ, खुदा फिर। रक्षी बेगम ने वापस की राह ली। ठीक है बहन, फिर आइएगा। कौसर बेगम ने खुशदिली से कहा। जी जरूर, अली से गुड़िया तंग नहीं करना किसी को। रक्षी बेगम ने नन्ही गुड़िया को तंबी करना नहीं बोली। जी मामा, नहीं करूंगी किसी को तंग। अली से मुस्कुराई। भैया आ गए। भैया मैं आ गई। अलीज़ा ने साथ ही कमरे में दाखिल होते ही अपने आने की इत्तला दी। तीनों भाई पढ़ने में मसरूफ थे। नन्ही गुड़िया को देखकर खेल उठे। भाई आज तो छुट्टी दे है, मुझे नन्ही गुड़िया के साथ खेलना है। जयान ने पहली फुर्सत पढ़ाई से जान छुड़ानी चाहिए। जी भाई, आज दे देना छुट्टी प्लीज। अनीक ने भी छुट्टी की दरख्वास्त दी। बेटा आज दे दो छुट्टी, कल से गुड़िया और इन दोनों को साथ पढ़ाना। गुड़िया की मम्मा से मैंने बात कर ली है, ये भी कल से यहीं पढ़ेगी। कौसर बेगम ने अपना वोट मिल गया तो अब तो छुट्टी लाजमन थी। चले ठीक है, सबकी यही मर्जी है, तुम्हें क्या बोल सकता हूँ। साद ने छुट्टी की दरखास्त कबूल कर ली। भैया की छुट्टी होगी, अब हम खेलेंगे। अलीज़ा ने खिलखिलाकर तालियां सर बजाई। इस दिन वो तीनों भाई नन्ही अलीज़ा के साथ बचपन में पहुंच गए। पूरा दिन खूब हल्ला गुल्ला करने के बाद नन्ही अलीज़ा थक कर सो गई। साथ को इसे गोद में उठाकर उसके घर छोड़कर आना पड़ा। कुछ दिनों में नन्ही गुड़िया तीनों भाइयों से यूं घुल मिल गई थी, लगता ही नहीं था कि अलीज़ा रक्षी बेगम की बेटी है या कौसर बेगम की। कौसर बेगम की तीनों लाडलों की लिस्ट में एक लाडली का इजाफा हो गया था। दोनों घर एक ही लगते थे। आपस की मोहब्बतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। अलीज़ा की आधी तरबियत रक्षी बेगम के घर हो रही थी, आधी कौसर बेगम के घर। साथ में अलीज़ा को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल ली। हर क्लास में अलीज़ा पोजीशन लेती थी। अलीज़ा के सोने के बाद इसे गोद में उठाकर घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी साथ की थी। जयान ने नन्ही गुड़िया के किसी से भी लड़ने को तैयार रहता। हफ्ते महीने में कोई न कोई औरत अपने लाल का लाल मुंह लेकर लाल करने वाले के घर पर खड़ी होती, यानी जयान के घर। जयान से वजह पूछी जाती तो एक ही होती, गुड़िया को तंग कर रहा था ये बच्चा, इसलिए मैंने मारा। फिर सास से पिटाई भी लगती रहती। जयान नन्ही अलीज़ा के लिए भी वो खुशी खुशी खा लिया करता था। अनी गुड़िया का सीने गुलौस था, वो जो मांगती बागा बागा ले आता था। खुद की सारी पकड़ मनी की कुर्बानी देनी पड़े। अलीज़ा सबकी जान थी और नन्ही गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। नन्ही गुड़िया को लोगों का देखने का नजरिया बदल रहा था, क्योंकि वो हर वक्त सास, जयान, अनीक तीनों में से किसी न किसी के साथ पाई जाती थी। गली की औरतें अलीज़ा और इनके साथ देखकर तौबा तौबा करती आगे बढ़ जाती। अलीज़ा ये सब देख के भाई यूं
मुंह तकती वो मुस्कुरा कर से बहला देते और मासूम सी गुड़िया बहल भी जाती। हाय हमारी चिपकली आग आग, क्या हुआ नीके भाई में कहाँ से चिपकली नजर आ रही है आपको? अरे छोटे ये चिपकली नहीं बदरिया है। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पर चुप करो तुम दोनों, ना ये चिपकली है ना बदरिया। साद ने अलीजे के कंधे पर बाजू फैलाए। यस मेरे साथ भाई आ गए हैं, अब पता चलेगा दोनों को। अलीजे ने खुशी हुई, ये तो चुड़ैल है। साद ने इस बात पूरी की। तीनों भाइयों ने एक साथ कह लगाया। अलीजे मुंह खोले हैरत के समुद्र में गोते खा रही थी। साद ने भी इसे चुड़ैल कह दिया, हमेशा इसकी शरारतों से अलीजा को जाता था। जाए मैं तो आप तीनों से बात ही नहीं करती, जा रही हूँ मैं घर। अलीजा को तीनों भाइयों के युग के हजम नहीं हुए थे। अलीजा रुख मोड़कर मुंह बनाए इरादा राजदारी की तरफ चल दी। अरे अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। तीनों भाई कान पकड़े अलीजा के सामने खड़े थे। तीनों को कान पकड़े देख अलीजा ने केक हवा में बुलंद हुआ। ठीक है माफ किया। अलीजा ने अपनी हंसी को ब्रेक लगाया। तीनों भाई बहन ने खुश होने पर खुश थे, लेकिन यह मंजर देखकर सामने खड़ी साइमा जलकर खाक हुई। चलो गुड़िया जाकर मामा के साथ मिला में बैठो, हम खाने का इंतजाम को देख लें। साधु खाने के इंतजाम की फिक्र हुई। जी भैया। अलीजा ने मिलाद की तरफ रुख किया, जहां नाथ को अपनी आवाज का सेहर फूक रही थी। आज कौसर बेगम के शोर की बरसी थी तो तीनों बेटों ने मिलाद का इंतजाम किया। रिश्तेदार तो थे नहीं कोई, सब मोहल्ले वालों को बुलाया। मैं साइमा भी थी, जो हमेशा अलीजा से जलती आई थी। वजह यह थी कि साद साइमा को मुंह नहीं लगाता था, लेकिन अलीजे से बहुत मोहब्बत करता और साइमा बिल्कुल साइमा साद से बहुत मोहब्बत करती है। वो तीनों तो चली गई। साइमा ने अलीजा पर अपने तानों की तीर चलाने शुरू कर दिए। चल हेलो अलीजा कैसी है? जी साइमा भी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम्हारे होते हुए कैसे ठीक हो सकती है? हाँ तुम चाहती क्या हो? साथ का पीछे क्यों नहीं छोड़ दी थी? जयान और अनीक है ना तुम्हारे लिए, इनके साथ उफ ये जेर चलाओ ना, मेरे साथ को बख्श दो। साइमन ने 16 साल मासूम सी अलीजा पर अपना गुस्सा निकाला। आप ये क्या कह रही हैं? आप वो तीनों भाई हैं मेरे, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अलीजे की हिन्नी जैसी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तो मुझे बिल्कुल समझती है, तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी तुम्हें साइमा खबरदार, मेरी गुड़िया के बारे में एक गिलास सी और गलत निकाला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, वरना गुड़िया की आंखों में आंसू लाने वाले को मैं बख्शता नहीं हूँ। जिसके लिए तुम्हें बुलाना है ना जाकर वही करो। साद ने मिनटों में लीजा का साथ बदला लिया और साइमा की खूब इज्जत अफजाई की। साद किसी काम से घर में आया था। साइमा की बातें सुनकर साद से बर्दाश्त नहीं हुआ और साइमा का गुस्सा साइमा पर ही उतारा। साइमा ने वहां से निकलने में आफी जानी मुंह के जावे बिगाड़ती वहां से चली गई। गुड़िया जी भैया मैंने क्या सिखाया है, हमेशा बड़े लोगों की बुरे लोगों की गलत बातों पर अपनी ये कीमती मोती जाया नहीं करो, वैसे भी ये तुम्हारे मोती रुखसती वक्त काम आएंगे। साद ने लीजी को बिलाया, हमेशा की तरफ बहल गई। भैया मुझे नहीं जाना रुखसतों का, मैं तो आपके साथ रहूंगी हमेशा। लीजी ने साद के हाथ में हाथ डाला। अच्छा भाई तुम हमेशा मेरे साथ आना, चलो अब जाओ मामा के पास। साद ने हार मान ली। ओके भैया। लीजा मेरा सुनने चलेगी। साद अपने काम से चला गया। साद तो लिखा किस्मत में हमारे, लेकिन कुछ मुश्किलों के बाद यहाँ कब आकर सोई में तो समझ रहा था ये घर पर चली गई होगी। अपने हरे रंग की पटियाला शलवार, लाल कुर्ती, गले में नेट का दुपट्टा, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, अपने चेहरे पर सारे जहाँ की मासूमियत में सजाए बेखबर साथ ही कमरे में सो रही थी। महफिल मदाद खत्म हो चुकी थी, लोग अपने घरों को लौट गए थे, पर अलीजा ने अपने घर जाने की जहमत नहीं की। वो थक गई थी, नींद भी बहुत तेज आ रही थी। जिसका कमरा मिला वहीं जाकर सोई। सब समझ रहे थे कि घर चली गई है, पर वो अलीजा ही क्या जो साथ के बाजू में घर न जाए। साथ अलीजा ने को उठाने के इरादे से आगे बढ़ा। 16 साल अलीजे के हुस्न के शहर में खो गया। बेहूदी में साथ ने अलीजे के चेहरे पर आए बाल कान के पीछे किए। अलीजे गसमगाई। साथ अलीजे ने शहर से वापस आए, अपने हाथ खींच लिए। ये मैं क्या कर रहा है? लड़की पटवाएगी मुझे मम्मा से। अलीजे उठो चलो, मैं तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। साथ ने बाजू हिलाया। अलीजे का सोने देना साथ भाई प्लीज। अलीजा नींद में बड़बड़ाई, मुझे भी सोना है ना, उठो अपने घर जाओ यार। साथ ने थके थके लहजे में कहा। अलीजा भी कोई असर नहीं है, वो बेहसूस सोती रही। साथ ने मजीद बर्दाश्त न हुई तो अलीजे को दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाकर बैठा दिया। अलीजे ने मुंह मंदली मंदी आंखें खोली। चलो उठो घर छोड़ाऊं। साथ ने अलीजा को बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। एक हाथ इसकी गर्दन से गुजार कर कंधे पर रखा, एक इसके बाजुओं पर पकड़ अलीजा को खुद से लगाए कमरे से बाहर निकल रहा था। अलीजा का सर साथ के कंधे पर था। यार एलिजे बहुत तंग करती, मुझे मार खाओगी किसी दिन मेरे हाथों। साद ने हफ्की दिखाई। आप अपनी गुड़िया को मारेंगे? एलिजा ने हल्की हल्की आंखें खोलकर कहा। तुम सीधी तरह से सुहैब सुहैब, एक तो तुमने मुझे पागल किया हुआ है। अच्छा और हाथ मारता कच्चे क्यों नहीं? हाँ चूची आ गया।
یار رضی بہت تنگ کرتی ہے، تو مجمار ہوگی کسی دن میرے ہاتھوں، سعد نے ہفکی دکھائی۔ آپ اپنی گڑیوں کو ماریں گے؟ علیزہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر کہا۔ تم سیدھی ہو جاؤ، نہیں تو نالی میں پھینک دوں گا تمہیں، سعد نے مصنوعی غصے سے کہا۔ علیزہ کے لیے یہی غصہ کافی تھا، فوراً سیدھی ہوئی۔ سعد کبھی بھی اس پر غصہ نہیں کرتا تھا، سعد کو غصہ نہیں آتا تھا، جب آتا تھا تو بہت تیز آتا تھا، علیزہ کو ڈرا کر خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سعد علیزہ پر مصنوعی غصہ کرتا تھا۔ وہ چڑیا سے دل کی مالک سعد کے اتنے سے غصے سے بھی ڈر جاتی تھی۔ آنٹی دروازہ کھولی، آپ کا سامان آیا ہے، سعد نے ڈور بیل بجاتے ہوئے کہا۔ علیزہ ہلکی سی مسکرائی۔ سعد بیٹا کون سا سامان؟ نقشی بیگم نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی یہ سامان، سعد نے برابر میں کھڑی علیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ علیزہ میں تو سمجھ رہی تھی تم سو رہی ہو اپنے کمرے میں، نقشی بیگم نے علیزہ کو ڈانٹا۔ آنٹی یہ سو رہی تھی مگر میرے کمرے میں، آپ اندر لے جائیں اسے، کہیں گلی میں ہی نہ سو جائے، سعد نے اونگتی ہوئی علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا علیز، چلو آؤ علیزہ، نقشی بیگم نے بیٹی کو گھر میں لیا، دروازہ بند کیا۔ سعد نے بھی گھر کی راہ لی۔ سعد اپنے بیڈ پر لیٹا، اس سے اپنے بیڈ سے علیزہ کی خوشبو آئی اور مسکراتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ محبت کی ابتدا ہوئی، عشق کا ملن باقی ہے ابھی۔ سعد مردان وجاہت کا بھرپور مرد تھا، براؤن آنکھیں، براؤن بال، کھڑی ناک، چوڑا سینہ، قدمی رکن، لمبا قد، بلا شبہ اور ایک حسین مرد۔ یہی وجہ تھی کہ سائمہ اس کے پیچھے دیوانی تھی۔ زیان بھی کچھ کم نہیں تھا، تینوں بھائیوں ایک بات مشترک ہے کہ تینوں کی آنکھیں براؤن تھیں، جو ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ زیان بھی سعد سے کچھ مختلف نہیں تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ، قدمی رنگت، کالے بال۔ زیان بھی حسن میں کسی سے کم نہیں تھا، انیک اپنے دونوں بھائیوں سے یوں چھوٹا تھا پر خوبصورت وہ بھی تھا۔ کثرتی جسم، براؤن بال، بڑی بڑی پلکیں، کھڑے نین نقش، کم تو وہ بھی نہیں تھا کسی سے۔ علیزہ چڑیا سے دل کی مالک، ہرنی جیسی آنکھیں، دودھرالی رنگت، لمبے گنے سنہرے بال، درمیانی قد، روئی جیسے گلابی گال، پتلے پتلے ہونٹ۔ علیزہ کو اگر باربی ڈول سے ملایا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ سعد بھائی چلے نا میرے ساتھ، پلیز چلے نا، گڑیا میں آفس کے لیے لیٹ ہو جاؤں گا، تم زیان یا نیک کے ساتھ چلی جاؤں۔ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ لوگ چھوڑتے ہیں، وہ جا کر مذاق بناتے ہیں لوگوں کا، آپ چلے نا پلیز، مجھے ڈاکومنٹس میں یا فارم کی کوئی بھی مس ہو تو آپ کی مدد تو کر دیں گے نا؟ دونوں نہیں کرتے، پلیز چلے میرے ساتھ کالج۔ جھوٹی کب چھڑے ہیں ہم نے، انیک کو اپنے اوپر الزام برداشت نہیں ہوا۔ زیان کی تو جان بستی تھی علیزہ میں، وہ خاموش کھڑا مسکراتا رہا۔ جب میں میٹرک کی مارک شیٹ لینے گئی تھی آپ کے ساتھ، میرے ساتھ جو لڑکی کھڑی تھی، اس کو کیا کیا بولا تھا آپ نے؟ علیزہ نے انیک کو اس کا جرم یاد کرایا۔ کیا بولا تھا بتاؤ ذرا؟ انیک نے بھی آپ نے کہا تھا تیار تو ایسی ہو کر آئی جیسے مارک شیٹ لینے نہیں اپنے باپ کے ولیمے میں آئی ہے، اور پیچھے کھڑے اس کا باپ سب سن چکا تھا، جو پولیس والا بھی تھا، میں سوری نہ کہتی تو اٹھ کر جیل میں ڈال دیتے آپ کو۔ علیزہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ ہاں تو تاریخ دیکھی تھی اس کی، پہلے مجھے چھپا ہوا تھا، اس پر کہیں خواجہ سرا تو نہیں، پر غور کرنے میں معلوم ہوا بہت سارا میک اپ تھپا ہوا ایک لڑکی ہے۔ انیک نے اپنی کئی بات جاری کی تشریح کی۔ انیک اور علیزہ کی لڑائی کو سعد اور زیان خوب انجوائے کر رہے تھے۔ کوثر بیگم بہت دیر سے یہ صبح صبح کا شور برداشت کر رہی تھی، کچن سے باہر آئی۔ کیا شور مچا رکھا ہے تم لوگوں نے صبح صبح؟ ساتھ چلو، علیزہ کو لے کر جاؤ، کالج کی ایڈمیشن کی ڈیٹ ہی نہ نکل جائے۔ زیان چلو آفس جاؤ، انیک چلو یونیورسٹی کے لیے نکلو۔ کوثر بیگم نے سب کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ چلو گڑیا، سعد نے علیزہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ چلی، علیزہ نے بھی سعد کے پیچھے پیچھے قدم اٹھائے۔ علیزہ جیسے ہی کار میں بیٹھی، سعد نے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اب بایا کب لوگی؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے بڑی ہوگی ہو بایا پہنا کرو۔ سعد کو علیزہ پر لوگوں کی حوص بھری نظریں چبھتی تھی، اس لیے ہمیشہ اس کو بائی کب کہتا رہتا تھا۔ جی بائی لے لوں گی، آپ چلے نا، دیر ہو رہی ہے۔ علیزہ منمنائی۔ سعد نے سن گلاسز آنکھوں پر سے جائے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ انیک اور زیان بھی اپنی اپنی بائکس پر نکل گئے۔ سعد اور علیزہ بھی کالج سے واپس آئی تھی کہ سامنے منظر دیکھ سعد تو سانس لینا بھول گیا۔ علیزہ اپنے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر داڑیں مار مار کر رو دی۔ علیزہ کی آواز سعد کے کان میں پڑی تو اسے ہوش آیا، اس نے فوراً علیزہ کو سنبھالتا جو اپنے جلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ بھیا میرے ماما پاپا کے پاس جانا ہے، چھوڑے مجھے بھیا، جانے دے مجھے۔ علیزہ ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی، سعد کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد نے روتی بلکتی علیزہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ بس اڑیا بس بھیا، میں اکیلی ہوگی، میرا کوئی بھی نہیں رہا، بھیا مجھے بھی مار دو، میں کیا کروں گی؟ چیخے۔ علیزہ سعد کی باہوں میں قید تھی، سعد اس کو دلاسے دے رہا تھا۔ فائر بریگیڈ نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ سعد اور علیزہ کا گھر تو برابر تھا، پر درمیان میں موٹی جیسے سعد کا گھر محفوظ رہا۔ زیان اور انیک علیزہ کے گھر میں آگ تھی، رو رو کے نڈھال ہو گئی تھی، آنکھیں سر ہو گئی تھی، لیکن آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس معصوم کو صبر بھی آتا تو کیسے آتا، اس کے دو ہی رشتے تھے،
पूरी दुनिया वही सहारा थे जो इसका यतीम हो गई, जिसकी माँ का साया सर से उठ गया था। कौसर बेगम ने एक माँ की तरह अपनी लाडली को संभाला, इसे अपनी ममता भरे गोश में ले लिया। सारे अजान अनीक अपनी नन्ही गुड़िया को रोते बिलखते देखते थे, उनकी आंखें भी नीम कीन पानी जमा हो जाता। सयान तो लीजे की हालत देख देख कर निडाल हो गया था और साथ ही गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। भाई मेरी गुड़िया टूट गई है, भाई मेरी गुड़िया मुझसे नहीं देखी जाती सी ये हालत, खुद को संभालो, जवान मर्द होकर रो रहे हो तुम। कहते थे गुड़िया की हर मुश्किल वक्त में इसकी डाल बन के रहोगी, कभी गले नहीं छोड़ेगी। अब वो मुश्किल में है तो इसके पास जाओ, सहारा दो, इसे चुप करवाओ, इसे एहसास दिलाओ इस दुनिया में वो अकेली नहीं है, हम हैं ने इसके अपने साथ ने अपने छोटे भाई को दिलासा दिया। अलीज़ा के वालिदैन की वफात को 2 दिन गुजर गए। आग 2 लोगों की जान लेकर खामोश हो चुकी थी। पुलिस भी अपना काम करके चली गई थी। घर में आग लगने की वजह गैस सिलेंडर था। लिज़ी के माँ बाप के झुलसे हुए जिस्मों को दफनाया गया था। अलीज़ा को कौसर बेगम ने अपने पास ही रख लिया था। वह मासूम जाती भी कहाँ, इसका कोई भी नहीं था। रक्षी बेगम अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। इनकी माँ की भी वफात हो चुकी थी। अलीज़ा के वालिद का भी कोई नहीं था। कौसर बेगम उनके तीनों बेटों ने अलीज़ा को संभाला। इस बुरे वक्त में इन लोगों ने इसको अकेले नहीं छोड़ा। अलीज़ा के वालिदैन वफात को 1 महीना गुजर गया। अब वो काफ़ी संभल चुकी थी, बस हंसती बोलती नहीं थी। जयान उसको ज़्यादा भी तो कभी हंसते थी, कभी रोने लग जाती। वो कभी किसी भाई के साथ बाहर भी नहीं निकलती थी। औरतें एक दूसरे के कानों में घुस जाती। इस मासूम बेसहारा ताने के साथ गुस्से से देखता तो खामोशी से निकल जाती। कौसर बेगम के इल्म में भी लोगों की सारी बातें थी। इनके घर के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। 3 जवान लड़के, 1 जवान लड़की, अंदर अंदर क्या कुछ होता है हमें क्या मालूम। लोगों की बातें सुन कौसर बेगम परेशान हो गई थी। आज वो एक मौलवी साहब के घर आई थी इन मामले में का हाल निकालने। वो अपने 4 बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी, इनकी यूँ बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। बहन बताएं कैसे आना हुआ। मौलवी साहब मैं आपसे एक अहम मसला दरियाफ्त करने आई हूँ, मुझे इसका हल बताएं। हाँ बहन बोलो क्या मसले हैं, मौलवी साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। मौलवी साहब महीने पहले जो हादसा हुआ इससे तो वाकफी है। इनकी जो बेटी है वो हमसे बहुत ज्यादा मानूस थी, हमारे अलावा इस दुनिया में इसका कोई है भी नहीं, तो मैंने इसकी बेटी बनाकर अपने पास रखा हुआ है। मेरे तीनों बेटे भी बहन मानते हैं, मगर इन लोग इनकी बातें इस बच्ची को सुकून से जीने नहीं देती। मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कौसर बेगम ने सारी बात मौलवी साहब के गोशे गुजारी। बहन ये तो अच्छी बात है कि आपने एक बेसहारा बच्ची को सहारा दिया, मगर इस दुनिया के कानून के मुताबिक अब आपको ऐसा नहीं रख सकते। कल को किसी ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, आपने एक लड़की को कैद किया हुआ है, तो आप क्या करेंगी। आपका कोई रिश्तेदार नहीं, इससे आप इसे कानूनी तौर पर अपनी बेटी बनाने के लिए कागजी कार्रवाई का सामना करें, मगर इन कामों में काफ़ी पेचीदगी पेश आती हो। दूसरा हल ये है कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दें। मौलवी साहब ने 2 हल कर दी कौसर बेगम के सामने। मौलवी साहब वो तो बहुत छोटी है, 16 साल की तो है, बस वो इसको इतनी अक्ल भी नहीं, सीधी सादी सी है। कौसर बेगम ने अपना खदशा बयान किया। बहन बच्ची मैंने देखी है, मासूम सी है, लेकिन बहन 16 साल कम उम्र नहीं होती। आप अल्लाह का नाम लेकर कर दो शादी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मौलवी साहब ने जवाब दिया। ठीक है मौलवी साहब, आप ही कोई लड़का बता दें, मेरी नज़र में तो कोई नहीं। कौसर बेगम ने राजी हो देखा। बहन मेरा तो एक ही लड़का है, वो भी शादीशुदा है, और लड़का ढूंढ क्यों रही है। आपके घर में माशाल्लाह से 3 लायक फाइक लड़के मौजूद हैं, इनमें से किसी एक से कर दो बच्ची, आपके पास ही रहेगी, और फिर इतनी जल्दी कोई अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। मौलवी साहब ने खुसर बेगम की परेशानी के हल पेश किया, लेकिन मौलवी साहब वो तीनों तो इसको बहन मानते हैं, मैं कैसे राजी करूंगी इनको। खुसर बेगम परेशान होगी। बहन आपके लड़कों का इस बच्ची से खून का रिश्ता नहीं है, मुंह वाली बहन है, इससे शादी तो हो सकती है, और जहाँ तक इनकी राजी होने की बात है तो वो बच्चे मेरे सामने ही जवान हुए हैं, और आज तक मैंने इनको कोई भी ऐसी बात टालते हुए नहीं देखा। आपके तीनों लड़के बहुत फरमादार हैं, आप कहेंगी तो मान जाएंगे। मौलवी साहब ने कौसर बेगम को परेशानी से निकाला। ठीक है मौलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना वक्त दिया और मेरे मसले का हल भी निकाल बता दिया। कौसर बेगम आखिरकार मौलवी साहब की सारी बात समझ गई। नहीं बहन, शुक्रिया की कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। मौलवी साहब कौसर बेगम घर के लिए रवाना हुई। मम्मा कहाँ थी आप, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। साद ने माँ को खुद से लगा दे कहा, अरे बेटा काम से की थी, ये बताओ तुमने खाना खाया। कौसर बेगम ने प्यार से कहा, आप एक वेर खा सकता हूँ क्या खाना। जयान अनीक ने भी जबान होकर कहा, अच्छा चलो मैं लगाती हूँ खाना। अलीज़ा कहाँ है। कौसर बेगम अलीज़ा की फिक्र हुई। मामा इसे सुला दिया मैंने, इसकी सर में दर्द था तो मैंने दूध से टेबलेट खिला दी इसे। साद ने जवाब दिया, चलो अच्छा, चलो अच्छी बात है, मुझे भी तुम तीनों से ज़रूरी बात करनी है जो इसके सामने नहीं हो सकती थी। कौसर बेगम ने तीनों को हैरान कर दिया। ऐसी क्या बात है मामा जो अलीज़ा की गैर मौजूदगी करनी थी आपको। जयान ने सवाल किया।
पहले खाना खाओ फिर बात करेंगे। कौसर बेगम किचन में चली गई। भाई आपको मालूम है इस बारे में कुछ? अनीक ने दिल में आया सवाल किया। नहीं छोटे, मुझे नहीं मालूम। साद ने लालमी का जार किया। तीनों सर झटक कर खाना खाने चले गए। खाना भी तीनों ने ठीक से खाया नहीं। जल्दी जल्दी खाना खाकर तीनों माँ का इंतजार करने लगे। कुछ देर में कौसर बेगम भी बर्तन धोकर आई। तीनों भाई पूरी तरह से अपनी माँ की तरफ मुतवज्जो है। मामा क्या बात बतानी है? साद ने बात का आगाज किया। साद, दयान, अनीक, तुम तीनों को अच्छी तरह से मालूम है लीजा जब से हमारे घर आई है लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मामा ठीक कह रहे हैं। आपने भी मैंने भी बहुत सारी बातें ऐसी सुनी हैं। साद की माँ सुनी है। साद ने भी माँ की बात को समझकर जवाब दिया। इस सिलसिले में मौलवी साहब के पास ये थी। उन्होंने मुझे इसका हल अलीजे की शादी बताया है। इज्जत से वो बच्ची अपने घर की हो जाएगी और हमारे घर पर इल्जाम लगाने वाले के मुंह भी बंद हो जाएंगे। कौसर बेगम ने बात मुकम्मल करते तीनों बेटों को देखा। तीनों सख्ते की हालत में बैठे माँ को देख रहे थे। बच्चे से मत देखो, मैं जो कह रही हूँ अलीजे की भलाई के लिए कह रही हूँ और मैं चाहती हूँ तो इन तीनों में से कोई एक से शादी कर लो। घर की बच्ची है, घर में रहेगी। कौसर बेगम ने अपने लाडलों पर एक बम फोड़ा। मामा ये सब कैसे कह रही है? अब वो अभी छोटी है। हम बहुत, और हम में से कोई शादी कर ले। आप तो अच्छी तरह जानते हैं हम इसको अपनी छोटी बहन मानते हैं। जयान को गुस्सा आ गया। हाँ मम्मा, जयान सही कह रहा है, बिल्कुल। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अनीक ने भी जयान की बात की तायीद की। सास जुबान पर फक लगाए माँ को देख रहा था। इसके दिमाग ने तो जैसे काम करना छोड़ दिया। बस करो तुम लोग। देखो, मैं एक जवान लड़की को बिना रिश्ते के घर में नहीं रख सकती। तुम तीनों में जवान हो, शैतान को जवान लड़के लड़कियों पर हावी होने में देर नहीं लगती और मैं अपने घर की मजीद बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम तीनों को मेरा ये फैसला मानना पड़ेगा। कौसर बेगम ने अपनी लाडलों को गुस्सा दिखाया। ठीक है मम्मा, अनीक से कर दें अलीजे की शादी। अनीक से सबसे छोटा है, अलीजे के साथ से ही रहेगा। साद ने फक थोड़ा पर जोश अब भी नहीं था। अनीक जयान मुंह खोले साद को देख रहा था। साद ने इतनी बड़ी बात किस जबत से कही है वही जानता था। नहीं साद, मैंने सोच लिया, अलीजे की शादी मुझे किससे करनी है। शुक्र, अनीका का हुआ साख बहाल हुआ। तो क्या आप मुझसे शादी करवाने का सोच रही हैं? नो मामा, मैं तो इसे अपने दिल से बेन मानता हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जयान ने भी शादी से इनकार कर दिया। अनीक के पास कोई जॉब नहीं, ये खुद पढ़ रहा है, ये शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? जयान बड़ा तो हो गया है पर इसकी शरारतें अभी तक खत्म नहीं हुई। समझदारी को तो इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। साथ तुम समझदार भी हो, बड़े भी हो, जिंदगी की वही चीज समझते हो लीजिए कि जो हारे थे। इस वक्त इसे मजबूत सहारे की जरूरत है जो सिर्फ तुम बन सकते हो। इसलिए मैंने फैसला किया है इसकी शादी तुमसे ही करूंगी। कौसम बेगम ने आखिर अपना फैसला सुना ही दिया। जयान और नीक साथ की शक्ल देखकर हंसी दबाकर बैठे थे। भाई शादी मुबारक हो। जयान ने साथ को छेड़ा। चुप कर तुम। साथ ने जयान को घूरा। मैं नहीं करूंगा ये शादी में, माँ ये जुल्म है। इसके साथ छोटी है वो मुझसे भी 26 साल का हूँ और वो सिर्फ 16 की। साथ ने माँ को अपने और एलिजे के बीच का फर्क बताया। कोई बात नहीं बेटा, उम्र से कुछ नहीं होता। लड़का उम्र में बड़ा हो तो चल जाते हैं। उस जुल्म के साथ इस पर कोई बूढ़े तो नहीं हो, माशाल्लाह से जवान हो, खूबसूरत हो, कोई बुरी आदत नहीं। तुम जॉब भी अच्छी है। कौसर बेगम ने साथ को समझाया। मामा प्लीज, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्ची है, मैंने इसको अपने इन्हीं हाथों से पाला, खिलाया, घुमाया, फिर मैं कैसे कर लूँ इसे शादी? साथ माँ के सामने में बस हुआ। अनीक जयान अपनी हंसी दबाकर बैठे थे। ठीक, वो दोनों तो अपनी बहन के भाई बन गए थे, लेकिन साथ बस फंस गया था जिसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। इसकी माँ साथ के साथ शादी करवा कर ही दम लेगी। बेटा मुझे मालूम है तुमने पाले से खिलाया, घुमाया इन हाथों से, और तो और इसकी तबीयत भी तुमने की है। इसको अपने जैसा साबर, वफादार, समझदार बनाया और अब तुम ही इसके जीवन साथी बन जाओगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अगर तुम अभी भी रजामंद नहीं तो कोई लड़का ढूंढ लो अलीजे के लिए। मैं इस बच्ची की इज्जत से दुख से ती करवा दूंगी। अब शादी के बाद इसके साथ जो भी हो इसके जिम्मेदार तुम होगे। सास इसके सारे घर के काम करवाए, नदें चाहे अच्छी हो या बुरी, शोर भी प्यार करे न करे, जो भी हो इस मासूम के साथ इसके जिम्मेदार तुम होगे। साथ को कौसर बेगम ने साथ को इमोशनल ब्लैकमेल किया। ठीक है मामा, मैं राजी हूँ। साथ ने जवाब दिया, उठकर खामोशी से अपने कमरे में चला गया। ओ वाह मामा, क्या ब्लैकमेल किया है आपने भाई को? फौरन मान गए। जयान ने माँ को दाद दी। हम दूल्हा को मैंने मना लिया, लेकिन दुल्हन को तुम दोनों ने मनाने हैं। कौसर बेगम ने अलीजा को मनाने की जिम्मेदारी अनीक और जयान पर डाली। मामा हम कैसे मनाएंगे इनको? अनीक ने हैरानगी से मामा को देखा। मुझे नहीं मालूम, मनाओ कैसे भी करके। कल के दिन है तुम दोनों के पास। कौसर बेगम ने जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चल दी।
यार भाई कैसे मनाओगे ऐसे? अनीक ने जयान से पूछा। छोटे तूने इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? मेरी गुड़िया को मनाना नहीं बेलाना पड़ता है। जयान ने आंख दबाते हुए, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अनीक के सर से गुजरी जयान की बात। अरे छोटे, अभी सो जाते हैं, कल बात करेंगे। चल गुड नाइट। जयान अपनी बात के एक अनीक का जवाब सुने बगैर अपने कमरे में चला गया। अनीक भी सर जोड़े के कमरे में चला गया। ये क्या है? ऐसे क्या फैसला सुना दिया मम्मा ने? मैं इतनी छोटी सी बच्ची को अपनी बीवी का दर्जा दे पाऊंगा? कैसे वो मासूम मुझे शोर के रूप में कबूल करेगी? मेरी कांच गुड़िया का सामना करोगे? मैं इसे ए ऊपर वाले मेरी मदद फरमा, बस मुझे हिम्मत दे। मैं इस मासूम की तकलीफ की वजह न बनूं, बल्कि इसका मरहम बनूं जिसकी इसे जरूरत है। अभी साथ जब कमरे से आया ही नहीं है तो इन सोचों में गलत था। वो अपनी गुड़िया का मरहम बनना चाहता था। इसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। साथ ने सारी रात अलीजे और अपनी बदलती जिंदगी के बारे में सोचती हुई काट दी। जहाँ साथ शादी को लेकर फिक्रमंद था, वहीं अलीजे बेफिक्र होकर अपनी नींदें पूरी कर रही थी, अपने आने वाली जिंदगी में होने वाले बदलाव से बेखबर। सात सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चला गया। वो अलीजे का सामना नहीं करना चाहता था। अनीक और जयान ने आज छुट्टी की थी ताकि अपनी गुड़िया को शादी के लिए राजी कर सके। कौसर बेगम खुश थी, पर एक डर भी था कि अलीजे ये ना समझे कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर कौसर बेगम ने सोच लिया वो अलीजे को हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, कभी सासों वाला सलूक नहीं करेंगी। कौसर बेगम वैसे भी एक नरम दिल खातून थी, तो इनका जाबर सास बनना नामुमकिन था। अनीक भाई, जयान भाई आपको कैसी बातें कर रहे हैं? सात भाई को पता चला ना, दिमाग ठिकाने पर लगा देंगे आप दोनों का। और अगर मैं कहूँगा ये सात भाई के इल्म में है और वो राजी भी हो गए तो क्या कहोगी तुम? अनीक ने अलीजे के इल्म में इजाफी किया। जयान भाई, अनीक भाई क्या कह रहे हैं? अलीजा ने जयान से तायद चाहिए। गुड़िया ये ठीक कह रहे हैं। सात भाई भी राजी हैं। जयान ने संजीदगी से जवाब दिया। आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों करवा रहे हैं मेरी शादी? वो भी सात भाई से? अलीजे की आंखें भीगी थी। आंसू आंखों से फिसलकर रसाना का सफर तय करते हुए अलीजे की गोद में गिर रहे थे। मेरी गुड़िया ऐसे नहीं रो रही। जयान अलीजे के आंसू देखकर तड़प गया। इसने फौरन आगे बढ़कर अपनी गुड़िया के आंसू साफ किए, फिर हाथ का प्याला बनाकर अलीजा का चेहरा अपने हाथ में थामे प्यार से समझाने लगा। तुम तो हम सबकी जान हो, तुम्हें हमेशा बस अपने पास रखना चाहते हैं, तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते, इसलिए हमने फैसला ले रहे हैं। कल को हमें तुम्हारी शादी करके तुम्हें रुखसत करना होगा ना, तो अभी ही कर देते हैं और तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं, ताकि अगर कोई तुम्हें हमसे दूर भी करना चाहे तो ना कर सके। एक दफा तुम्हारी बाई से शादी हो जाए, फिर हम खूब मजा करेंगे, खूब घूमे फिरेंगे। साथ भाई को तुम बचपन से जानती हो, इनकी तरफ से तुम बेफिक्र रहो। वो भी बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इसलिए राजी हो गए। जयान ने इतने प्यार से समझाया कि अलीजा दोबारा ना नहीं कर पाई। ठीक है भाई, मैं राजी हूँ, अलीजे ने सर जगाकर कहा। अनीक ने अलीजे की बात सुनकर जयान को सताशी नजरों से देखा। अनीक को ये मिशन जितना मुश्किल लग रहा था, जयान ने ये मिशन इतना ही आसान कर पूरा कर लिया। ये बात हुई ना मेरी गुड़िया? जयान ने अलीजा को खुद से लगाया। मैं मम्मा को खुशखबरी सुना के आता हूँ। अनीक कहते हैं साथ वहाँ दूर से निकल गया। गुड़िया परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। अगर शादी के बाद कभी कभी कोई भी मसला हुआ ना तो मुझे बताना। भाई की शिकायत ही हो, तुम्हारे बड़ा भाई होने की हैसियत से मैं भाई की खबर लूंगा। जयान की आखिरी बात पर लीजा मुस्कुरा दी। अब इनकी खबर ले लेंगे। हाँ, तो मेरी बहन को तंग करने वालों को ऐसे ही छोड़ दूँ? हाँ, फिर बाद में बोले वो मैं पैरी पटाई लगा लें। जयान ने अलीजा को हंसाना चाहा, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। अलीजा जोर जोर से हंसती। आप बचपन में मेरे लिए भी मार खाते थे ना, इतने बड़े होकर भी खाएंगे? अलीजा ने हंसते हंसते कहा। मेरी गुड़िया, तुम्हें बचपन में क्या? बचपन में भी मार खाने को तैयार हूँ, बचपन में भी। सयान खुद भी हंसी। अलीजे की हंसी रोकने का नाम नहीं ले रही थी। कौसर बेगम ने अलीजे के राजी होने पर शुक्र का कलमा पढ़ा। शाम में साथ घर आया तो इसे भी खुशी की खबर सुनाई, पर वो ज्यादा खुश नहीं था। वो अभी तक परेशान था अपने और अलीजे के रिश्ते को लेकर। इसको डर था अपनी नन्ही गुड़िया को तकलीफ न पहुंचा दे। घर में जोर और शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। जयान अनीक शादी के कामों में मसरूफ थे। जयान ने तलीजे के सारे कामों की जिम्मेदारी खुद ले ली, शॉपिंग से लेकर पार्लर तक। इसकी एक हफ्ते बाद शादी रखी थी। जयान ने लीजे का जो भी खर्च था खुद किया। इसका कहना था मेरी एक ही तो बहन है, इसकी शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। साथ ने इसे कहा भी मुझे इससे भी पैसे ले लो, अकेले कैसे करोगे? भाई, आपकी तरह मैं भी जॉब करता हूँ, अपनी बहन की शादी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ और आप परेशान ना हो। अगर जरूर पड़े तो मैं जरूर कर ले लूंगा। आप भी, आपकी जेब भी खाली। जयान ने आखिरी बात मजाकियन कही। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। साथ ने हार मान ली। अलीजा तो शर्म के मारे कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। वो कैसे बगल कमरे में रहती थी, सिर्फ खाना खाने बाहर आती। साथ की मौजूदगी में तो वो भी भूल जाती।
कौसर बेगम एक माँ तरह उसको समझाती रहती, इसकी घबराहट का डर कम करने की कोशिश करती रहती। जब से दोनों के रिश्ते की रजामंदी दी थी, दोनों ने ही नहीं देखा था एक दूसरे को। एक हफ्ते बाद शादी को सुनकर साद की तरह अलीजे की भी नींदें उड़ गई थी। अलीजे और साद भाई कह रहे थे कि अलीजा को देखने का दिल कर रहा है, तो मैंने रात को छत पर भाई से तुम्हारी मीटिंग सेट कर दी है, तुम जाओगी ना मिलने भाई से। अनीक ने तो अलीजे की जान ही निकाल दी। अनीक अलीजे को अपने रूम में ले आया और अब साद का नाम लेकर तंग कर रहा था। मैं नहीं जाऊंगी, मामा ने मना किया है इनसे मिलने से, अलीजे ने हल्काते हुए लफ्ज अदा किया। साद के सामने जाने का सुनकर अलीजे की जान खुश्क हो गई थी। अलीजे का जवाब सुनकर और हालत देखकर अनीक से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हुई, लेकिन फिर भी इसने अपनी हंसी के गले घुंटा अलीजे तंग करना जारी रखा। अच्छा, अगर मामा ना कर दे तो चली जाती भाई से मिलने। नहीं, मैं नहीं जाती। अलीजा की शक्ल रोने वाली होगी। गुड़िया, तुम नहीं गी, भाई को गुस्सा आ जाएगा, इनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। अनीक ने आंखें बड़ी कर कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इनसे मिलने। अलीजा रोते रोते जवाब दिया, ये क्या हो रहा है गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? रियान जब भी कमरे में दाखिल हुआ था, अपनी बहन को रोता देखा तो इससे रोने की वजह पूछी। अनीक बेटा हंस रहा था। जयान भाई, मैं इनसे मिलने नहीं जाऊंगी छत पर। अलीजा ने जयान को रोते रोते बताया, किससे मिलने नहीं जाओगी? जयान ने न समझे वाले अंदाज में कहा। अनीक अब जोर से हंसा था। तुम कितनी डरपोक हो यार गुड़िया, तुमने कुछ कहा है ना इससे? जयान अनीक के सर पर खड़े से पूछ रहा था। यार भाई, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, भाई इससे छत पर अकेले मिलना चाहते हैं आज रात को, और ये नहीं मिल रही तो इनका गुस्सा आ जाएगा, बस फिर रोना होगी। अनीक ने चेहरे पर मुस्लिमत सजाई पूरी बात जयान को बता दी। जयान का पारा हाई हो गया। सारे घर वाले मुझे शरारतों का देवा कहते हैं, और तू यहाँ बैठ कर मेरी कुड़ी को अपनी शरारतों से रुला रहा है, अब बच तू मुझसे। जयान अनीक पर झपटा। अनीक जयान का इरादा बांध कर बेड से उठ खड़ा हुआ। जयान दोबारा आगे बढ़ा, इसे मारने। अनीक बेड के दूसरी तरफ भाग गया। इस तरह वो दोनों पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। पूरा कमरा इन दोनों की आवाज़ों से गूंज रहा था। रीज़ा भी अनीक की पिटाई लगता देख कर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। सॉरी भाई, अब नहीं करूंगा यार, मैं मजाक कर रहा था गुड़िया से। अनीक ने जयान के वालों से बचते हुए कहा, छोटे तूने मेरी बहन को रुला दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। जयान किसी कीमत अनीक को बख्शने को राजी नहीं था। ये तीनों अपनी मस्ती में मगन थे। एकदम से कमरे का दरवाजा खुला। ये क्या दिमाग का चोरी मचाई हो तुम लोगों ने? साद की जोरदार आवाज कमरे में गूंजी। साद अभी ऑफिस से आया था। अनीक के कमरे से आती आवाजों को सुनकर अनीक के कमरे में आ गया। कमरे में मौजूद तीनों नफीस अपनी जगह पर साख्त हो गए थे। इस साद की नजर अलीजे पर पड़ी और जरूर से ज्यादा सर झुकाए बैठी थी। क्या हो रहा है यहाँ, किस बात का शोर है ये? साद की नजर अब अनीक और जयान पर थी। भाई, ये अनीक का बच्चा मेरी गुड़िया को तंग कर रहा था, बस मैं इसकी अकल ठिकाने लगा रहा था। जयान ने अनीक को घूरते हुए कहा। अच्छा चलो बस, सब अपने अपने कमरे में जाओ, अब ना सुने में शोर की आवाज। साद अपने कमरे में चला गया। जयान अनीक ने अलीजा को देखा और अभी भी गर्दन झुकाई बैठी थी। अलीजा को देखकर दोनों जोर से हंसे। अलीजा ने चूम कर दोनों की तरफ देखा। भाई, क्या भाई, अब तुम जा सकती हो अपने रूम में? अनीक ने हंसते हंसते कहा। अलीजा ने दरवाजे की तरफ देखा, वहां अब कोई नहीं था। गुड़िया, इतनी घबराती क्यों हो? भाई से तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये जो जल्लाद वाला मुंह लेकर घूम रहे हैं ना, शादी के बाद इस बार मुंह पर मुस्कुराहट सजी रहेगी, लेकिन इन सब में कुछ टाइम लगेगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। बस तुम जानती हो शादी किन हालात में हो रही है। इन हालात में भाई और को इन नए रिश्ते में बदलने में वक्त तो लगेगा ना, पर मेरा यकीन है करो गुड़िया, मेरी गुड़िया, तुम्हारे लिए भाई एक अच्छे शरीक हयात कोई हो ही नहीं सकता। वो बचपन से तुम्हारे ख्याल रखते हैं, इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे, बल्कि हमेशा रखेंगे। जयान ने प्यार से गुड़िया को समझाया। वो सजाद जगाए सारी बातें ज़हन नशीन कर रही थी। हाँ गुड़िया, जयान ठीक कह रहे, भाई तुम्हें बहुत चाहेंगे, देखना तुम्हें बस हिम्मत से काम लेना है। उम्मीद का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना। क्योंकि अनीक रुका और जयान की तरफ देखा, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जयान अनीक की एक जबान होकर जोर से कहा। लीजे खिलखिलाकर हंस दी। जयान, अनीक, नहीं मानोगे तुम दोनों? बाहर से साद की आवाज। दोनों ने अपनी अपनी जबान दांतों में दबाई। अलीजा जोर से हंसी और दोनों भी हंसने लगे। फिर तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सोए। आज घर में अलीजा साद की मुश्तरका माइयों का इख्तिताम रखा था। कौसर बेगम नहीं चाहती थी अलीजा को कल एहसास हो कि इसकी माँ बाप होते तो इसकी शादी भी धूमधाम से होती। वो एक माँ की हैसियत से अलीजा का हर अरमान पूरा कर रही थी। अलीजा अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। काश मामा माँ बाप होते, देखते आपकी बेटी कितनी बुरी हुई, इन लोगों इसकी शादी हो रही, बड़ी हुई, शादी हो रही, काश आप लोग भी होते, मेरी खुशियाँ अधूरी हैं आप दोनों के बिना। अलीजा अपने घुटनों में मुँह छिपाए रो रही थी। कौसर बेगम कमरे में आई तो इसको रोते देखकर परेशान हो गई। अलीजा, मेरी बच्ची क्या हो, क्यों रो रही है मेरी जान, मुझे बताओ।
अलीज़ा ने आंसू से तर चेहरा कौसर बेगम तड़प उठी और इसको अपने सीने से लगाया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कौसर बेगम ने दोबारा सवाल किया। मामा बाबा की याद आ रही है, काश वो भी होते, मेरी खुशियां अधूरी हैं इनके बिना। मामा अलीज़ा के माँ बाप की वफात के बाद अलीज़ा कौसर बेगम के कहने पर इनको मामा बोलती थी। मुझे बहुत याद आती है इनकी, कैसे गुजारूंगी मैं इनके बिना पूरी जिंदगी। अलीज़ा रो रो कौसर बेगम से अपना दिल हल्का कर रही थी। मेरी बच्ची ऐसे नहीं रो, तो तुम्हें अकेली नहीं है, हम सब हैं ना, तयान अनेक साथ, तो तुम्हारा इतना खूबसूरत रिश्ता जुड़ने वाले हैं। दुनिया में माँ बाप के रिश्ते के बाद अगर कोई खूबसूरत रिश्ता है तो मियाँ बीवी का है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते, तुम देखना एक दिन साथ को तुमसे इश्क हो जाएगा। आखिरी बात कौसर बेगम ने शरारत से कही। मम्मा ये कैसी बातें कर रही हैं? अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए कहा। ये माँ बेटी की बातें खत्म नहीं हुई। ज़यान ने कमरे में दाखिल होते कहा। नहीं नहीं, भाई मैं तो गुड़िया को तैयार करने आई थी। कौसर बेगम ने प्यार से अलीज़ा के सर पर हाथ फेरा। तो मम्मा तैयार कर दें, दूल्हा मियाँ कब से तैयार हुए अपनी नन्ही सी दुल्हन की राह देख रहे हैं। ज़यान ने अलीज़ा को छेड़ा। अलीज़ा तो शर्म से लाल हो चुकी थी, शर्म से सर क्या गर्दन ही झुकाई थी पूरी। चल शरारती, मेरे बच्चे को तंग नहीं करना, तुम जा, मैं तैयार करके लाती हूँ अपनी बेटी को। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके मामा, बाई को माइयों बैठा रहे हैं तब तक। ठीक है जा बेटा। कौसर बेगम लीजा को तैयार करने लगी। वाह मेरे शहजादे कितने प्यारे लग रहे हो। छोटे एम्बुलेंस का इंतजाम कर ले, आज तो सारी लड़कियां घायल हो जाएंगी। दयान ने अनीक को शरारती सी हिदायत दी। दयान तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होगे। साथ ने दयान को गुस्से का। नहीं, मैं तो बिल्कुल बाज नहीं आने वाला, अभी तो गुड़िया को तंग करने के आया हूँ और आपको करूंगा। दयान ने हंसते हुए कहा। इसको तो बच दिया करो तुम लोग, कम से कम अपने कामों से तो तुम लोग छुट्टी ले चुके हो। सारा दिन या तो इसको तंग करते रहते हो या मुझे। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? साथ ने दोनों को डांटा, लेकिन दोनों को ही कोई असर नहीं हुआ। दोनों ढीठ बने अपने दांतों की नुमाइश कर रहे थे। हो ही ढीठ सदा के दोनों। साथ ने चिढ़ते हुए कहा। तैयारी होगी साथ बेटा तुम? कौसर बेगम ने कमरे में दाखिल होती कहा। जी मामा, साथ ने संजीदगी से जवाब दिया। मेरा बच्चा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, नजर न लगे मेरे बच्चे को। कौसर बेगम ने प्यार से साथ का माथा चूमा। मामा हम अच्छे नहीं लग रहे, अनीक ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम तो बंदर लग रहे हो, मैं तो शहजादा लग रहा हूँ। क्यों मामा? जहराए ने अनीक को छेड़ा। कौसर बेगम प्यार से गले लग गया। मामा मैं बंदर लग रहा हूँ? अनीक ने मासूम सा मुंह बनाया। कौसर बेगम के सामने आकर खड़ा हुआ। नहीं, मेरे तीनों बेटे शहजादे लग रहे हैं। जयान तो कौसर बेगम के गले का हार बना हुआ था। इन्होंने प्यार से अपने दोनों बेटों के चेहरे पर हाथ फेरा। तुम दोनों कब बड़े होगे? साथ ने दोनों को बारी बारी देखा। जब हम चाचू बन जाएंगे, जयान अनीक ने एक साथ कहा। जोर जोर से हंसने लगे। साथ तो हैरान रह गए इन दोनों की बात सुनकर। जब भी कौसर बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी काबू पाने की कोशिश कर रही थी। तुम दोनों को तो मैं साथ इन दोनों को मारने के लिए आगे ही बढ़ा था। कौसर बेगम बीच में आकर रोक दिया। इन दोनों की खबर बाद में लेना, पहले माइयों की रस्म पूरी करो। ओके मामा। साथ हमेशा से पीछे हट गया। सयान अनीक की शफकत भरे साए में सज सज करती आती अपनी गुड़िया को देख साथ ने एहसान खता हो रहे थे। उस सजी सनोरी लीजा पहली बार देख रहा था। जयान अपनी गुड़िया को सबसे मुफरद माइये को दुल्हन बनाना चाहता था, इसलिए इसने माइये को जोड़ा जर्द रंग के बजाय जामनी रंग का लिया था। बनारसी की जामनी रंग की घुटनों तक ऊपर आती कमीज और इसके साथ खूबसूरत सा जमीनी को छूने वाला गिरारा सर पर जर्द रंग दुपट्टा और इसके चारों तरफ जामनी रंगों के सितारे से कढ़ाई। अलीज़ा के चांद से मुखड़े पर चंबेली के फूलों का कहना सजाया गया था। अलीज़ा बेहद हसीन लग रही थी। जयान के सरार पर साथ ने भी जामनी रंग का कुर्ता पहना। कुर्ते के गले में हल्की फुल्की कढ़ाई हुई थी। कुर्ते के साथ सफेद रंग की सलवार और गले में जर्द रंग की चंदरी डाली हुई थी। साथ को देखकर कितनी ही लड़कियां अलीज़ा की किस्मत पर आशीष कर रही थी। जयान अनीक के सब्ज रंग के कुर्ते पहने थे, इनके साथ सवेरे शलवार, गले में जर्द रंग की चंदरी डाले। वो दोनों भी लड़कियों पर अपने हुस्न वजाहत का जादू चलाने में कामयाब हो गए थे। वाह मेरी गुड़िया, मेरे भाई तो तुम्हें देखकर पलक चिपकाना ही भूल गए हैं। अनीक ने अलीज़ा के कान में सरगोशी की। अलीज़ा ने सामने स्टेज पर बैठे साथ को देखा, जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बिना पलकें झपकाए सजी सनवरी अलीज़ा को देखकर अपनी एक हफ्ते की प्यास बुझा रहा था। अलीज़ा ने वही अपने कदम रोक दिए। क्या हुआ गुड़िया? चलो, ज़यान ने प्यार से कहा। मुझे घर जाना है, अलीज़ा ने घबराते हुए कहा। मेरी गुड़िया, माइयों की रस्म में दुल्हन की जगह भाई के साथ में बैठूंगा क्या? ज़यान ने अलीज़ा को शरारत से कहा। साथ अलीज़ा की घबराहट समझकर अपनी नजरों का जाविया बदल चुका था। भाई प्लीज, मुझे घबराहट हो रही है, यहाँ इतने सारे लोग हैं। सच बात तो ये थी कि अलीज़ा साथ के बराबर में बैठने से घबरा रही थी। गुड़िया, भाई से इतना डर होगी तो शादी के बाद इनको अपनी उंगलियों पर कैसे नचाओगी? हम दोनों बेचारे को भाई की डांट कैसे कैसे बचाओगी? अपने और हमारे नखरे कैसे उठवाओगी?
انیک نے ایک لمبی تقریر جاڑی۔ ریان نے اپنے کہہ بمشکل رکا۔ علیزے تو انیک کی باتیں ہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم لوگ یہاں کھڑے ہو، چلو رسم کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ کوثر بیگم کی آواز پر تینوں خاموشی سے سٹیج کی طرف چل دیے۔ علیزہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی ان کے ساتھ چل دی۔ یہ تو ایک نیچرل بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اس لوگوں پہ گھبراہٹ تو ہوتی ہے۔ مائی کو گھر کے باہر ایک چھوٹا سا شامیانہ لگایا گیا تھا۔ پورے محلے کو ساتھ کی شادی کی دعوت تھی، کیونکہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا نہیں، سبھی لوگ آئے تھے۔ مائیوں میں کوئی خوش تھا علیزے کی شادی سے، کوئی جل رہا تھا جیسے سائمہ کو سعد علیزے کی شادی کا معلوم ہوا تو اس کا بہت غصہ تھا۔ اپنے کمرے کی ہر چیز برباد کر کے اس کا غصہ کچھ حد تک کم ہوا، لیکن ختم نہیں ہوا۔ سائمہ نے علیزہ کو سعد سے دور کرنے کے لیے اپنے دماغ پر کام لگا دیا تھا۔ علیزہ کو سعد کے پلے میں بٹھا کر زیان انیک بھی اسٹیج پر سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ کوثر بیگم نے رسم شروع کی۔ علیزہ بہت گھبرا رہی تھی، ایک تو سعد کی پہلو میں بیٹھی تھی، اوپر سے جو لڑکی رسم کرنے بیٹھتی تو اس کو چھیڑنے کے لیے اس کے کان میں کوئی نہ کوئی سرگوشی کرتی۔ ان کی باتیں سن کر علیزہ کا چہرہ سر ہو جاتا اور بیچاری گردن جھکائے معصوم بچوں کی طرح زبان پر فخر لگائی بیٹھی رہی۔ کوثر بیگم نے کتنی بار کہا، بیٹا گردن دکھ جائے گی، سیدھی ہو جاؤ، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سعد چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا، وہ بیزار آ گیا تھا ان رسموں سے، اور علیزہ کا اتنا زیادہ گھبرانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کوئی غیر تو نہیں تھا، اس کا اپنا تھا جس کے ساتھ اس نے اپنا پورا بچپن گزارا، اور اب جوانی بڑھاپا بھی اسی کے ساتھ ہی گزارنا تھا۔ سعد نہیں سمجھ سکتا تھا، بے شک سعد اس کے لیے غیر نہیں، لیکن علیزہ تھی تو ایک لڑکی ہی نہ، اس کی شرم داج اس سے سب کروا رہی تھی۔ سعد نے ہر کر زیان کو واضح۔ زیان فوراً آ گیا۔ جی بھائی بونے، یار جلدی جاؤ، مما کو بلاؤ۔ سعد نے بیزاری سے زیان کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنی جلدی تھک کی بھائی؟ زیان نے سعد کو چڑھایا۔ زیان مجھے تنگ مت کرو، مما کو بلاؤ۔ سعد نے دانت پیس کر کہا، اوکے اوکے بلاتا ہوں۔ زیان فوراً لانے پر آیا۔ کیا ہوا سعد بھائی؟ سعد بیٹا، کوثر بیگم نے پیار سے پوچھا سعد سے۔ ماما پلیز یہ سب ختم کرے، میں تھک گیا ہوں۔ سعد نے بیزاری سے کہا، میرا بچہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، مہمان کھانا کھانے پھر ہم فری ہو جائیں گے، تم؟ اوکے ماما۔ سعد نے سر جھکایا۔ ماما، علیزہ منمنائی۔ علیزہ کی آواز صرف پہلو میں بیٹھے سعد نہیں سنی تھی۔ کوثر بیگم ڈسٹائی سے نیچے تو نہیں ماری تھی ماما؟ سعد نے آواز دی۔ کوثر بیگم دوبارہ پلٹی۔ کیا ہوا بیٹا؟ علیزہ کچھ کہہ رہی ہے۔ سعد نے عزیرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ کوثر بیگم نے پیار سے علیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ ماما پیاس لگ رہی ہے مجھے، علیزہ نے آستگی سے کہا۔ ابھی منگواتی ہوں میں اپنی بیٹی کے لیے پانی۔ انیک جاؤ بہن کے لیے پانی لاؤ۔ جی ماما ابھی لاتا ہوں۔ انیک جلدی سے جا کر پانی لے آیا۔ علیزہ نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اتنی تیز پیاس لگی تھی میری گڑی کو، سوری گڑیا، میں مہمانوں کو چکر میں بھول ہی گیا۔ میری گڑی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سیاں سچ میں شرمندہ تھا، اس کی گڑی اتنی دیر سے پیاسی بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں بھائی، علیزہ منمنائی۔ چھوٹے مجھے بھی پانی پلاؤ، سعد نے انیک کو کہا۔ واہ بھائی، ابھی سے اتنی انڈرسٹینڈنگ، پیاس بھی ہو ایک ساتھ لگی دونوں کو۔ انیک سعد کو تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ تم جاؤ گے یا دلائی کروا دوں تمہارے سب کے سامنے؟ سعد نے انیک کو آنکھیں دکھائی۔ اوکے جا رہا ہوں بھائی۔ انیک ہنستا ہوا چلے گیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، مائیوں کو فنکشن ختم ہو چکا تھا، سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں میٹھی نیند سو رہے تھے، لیکن سعد اور علیزہ کی نیندیں ابھی ان کی آنکھوں سے کوساں دور تھی۔ ارے بیٹا سعد، اتنی رات تک کیوں جاگ رہے ہو؟ کوثر بیگم رات کو پانی پینے اٹھی۔ سعد کو ٹی وی دیکھتے دیکھا تو اس کے پاس آ کر پوچھا۔ سعد نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پیار سے تھامے اور انہیں اپنے پاس صوفے پر اٹھا کر خود ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ سعد بیٹا کیا بات ہے، تم مجھے پریشان نظر آ رہے ہو کچھ دن سے، کیا تم خوش نہیں ہو؟ کوثر بیگم فکر مندی سے بولی۔ ماما کیا ہم علیزہ کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں؟ وہ چھوٹی سی گڑیا کل میری ہم سفر بن جائے گی، اتنی چھوٹی سی لڑکی پر اتنی کم عمر میں اتنی ذمہ داریاں ڈالنا ٹھیک ہے کیا؟ ماما مجھے ڈر لگتے ہے، وہ ابھی سے اتنی گھبراتی ہے مجھ سے، میری قربت میری محبت کیسے برداشت کرے گی؟ میں نے انجانے میں اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گا؟ سعد اپنے دل ہلکا کر کے خاموش ہو چکا تھا۔ کوثر بیگم سعد کا اس قدر ڈر دیکھ کر فکر مند ہوئی تھی، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا۔ سعد کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ بیٹا کیا تم نے اس کو تکلیف دینے کا سوچا ہے کبھی؟ نو ماما، کبھی بھی نہیں، میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا۔ سعد نے فوراً جواب دیا۔ تو بیٹا جب تم نے ایسا سوچا نہیں تو کیسے کرو گے پھر؟ اور جہاں تک اس کے نازک کندھوں پر ذمہ داری ڈالنے کی بات ہے تو وہ میری بیٹی ہے، میں کبھی اس کے نازک کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالوں گی، اور باقی تم پر ہے کہ تم ایسے کیسے خوش رکھتے ہو، کیسے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنا پابند بناتے ہو، تم اپنی محبت کی بارش سے اس کے دکھ کیسے دھوتے ہو؟ کوثر بیگم نے سعد کو نرمی سے سمجھایا۔ ماما تھینک یو سو مچ، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ سعد نے خوش ہو کر کہا۔ چلو اب اٹھو، سو جاؤ جا کے۔ اوکے ماما، آپ بھی سو جائیں۔ کوثر بیگم نے اور سعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔
آج برات ہر کوئی اپنی ذمہ داری خوش دلی سے نبھا رہا تھا۔ زیان، انیک باہر کے اور کوثر بیگم ساتھ ہی گھر کے کام دیکھ رہی تھی۔ علیزہ کو پارلر بھجوا دیا تھا، اس کے ساتھ محلے کی ایک لڑکی بھی بھیجی تھی۔ آہستہ سے سب شادی حال میں پہنچ رہے تھے۔ علیزہ اور سعد کو باری باری حال میں لایا گیا۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کا وقت ہو گیا۔ علیزہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے پاس بیٹھی کوثر بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں میری بچی، کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں۔ ماما پلیز آپ کہیں مت جائیے گا، علیزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ میری بچی میں یہی ہوں، گھبراؤ نہیں۔ کوثر بیگم نے علیزہ کو خود سے لگایا۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، علیزہ کی کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ 3 بار قبول کہنے کے بعد علیزہ بیگم کوثر کے گلے لگی روئی جا رہی تھی۔ اس کو آج پھر سے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آئی تھی۔ کوثر بیگم نے بھی اسے رونے دیا، کیونکہ اب ان کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی تھی جس سے وہ صرف خوشیاں اس کی منتظر تھی۔ مبارک ہو بھائی، آپ نے بھی شادی کا لڈو کھا ہی لیا، زیان نے سادگی کے نکاح کے بعد اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ تم باز نہیں آنا اپنی حرکتوں سے، سعد نے زیان کو شرم دلائی۔ بھائی جب چاچو بن جاؤں گا تو اپنی حرکتیں آپ کے بچے میں منتقل کر دوں گا، بس پھر میں سدھر جاؤں گا، زیان نے بڑے مزے سے کہا۔ سعد نے اسٹیج پر کھڑے کھڑے ہی زیان کا کان مروڑ دیا۔ ہر وقت بکواس نہیں کرتے، سعد نے دانت پیس کے کہا۔ اچھا سوری بھائی، کان چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں، زیان نے کان چھڑوانے کی کوشش کی۔ دفعہ ہو، سعد نے کان چھوڑ دیا۔ مبارک ہو بھائی، انیک نے زیان کی درگت بنتے دیکھے تو سعد کو بنا چھیڑے مبارکباد دی۔ تھینک یو چھوٹے، سعد نے مسکرا کر کہا۔ یہ دلہن کی جگہ کون بیٹھا ہے؟ سعد کو نکاح کے بعد علیزہ کے ساتھ بٹھانے کے لیے لایا گیا تو سعد دلہن کی جگہ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بھائی علیزہ تو ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ زیان نے سعد کے کان میں سرگوشی کی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کس کو اٹھا لائے ہو تم لوگ؟ یہ علیزہ تو نہیں، وہ اتنی زیادہ تیار تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سعد کو جیسے صدمہ ہی ہو گیا۔ اوئے میرے بھولے بھائی، وہ دلہن ہے، وہ تیار نہیں تو کیا سائمہ تیار ہوگی؟ بھائی ہاں بھائی، آپ بتا دو کیا چاہتے ہو، سائمہ کو بٹھا دیں کیا اسٹیج میں دلہن کی جگہ؟ زیان انہیں کو معلوم تھا سعد چڑھتا ہے سائمہ کے نام سے، اس لیے دونوں سعد کو پیچھے ہی لگ گئے۔ بغیر تو اتنے لوگوں کے درمیان یہ بکواس کر رہے ہیں، سائمہ سے شادی کرنے سے اچھا ہے میں زہر کھا لوں، سعد نے دونوں کو بولا۔ ارے تم لوگ یہاں کھڑے کیا باتیں کر رہے ہیں، چلو۔ سائمہ بیگم تینوں کو ڈانٹا جو اسٹیج پر جانے کے بجائے لڑائی میں مصروف تھے۔ سعد تو یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ مہرون لہنگے میں زیور سے اوور لوڈ 10 کلو پلسٹر چہرے پر کروائے علیزہ بیٹھی ہے۔ علیزہ بہت پیاری لگ رہی تھی، پر میک اپ سے وہ اپنی عمر سے بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ سعد کو شاید علیزہ سادہ معصوم ہی اچھی لگتی تھی، اس لیے سعد کو علیزہ کا یہ روپ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ سعد نے بھی میرون رنگ کی شیروانی پہنی تھی۔ شیروانی کے دونوں آستینوں پر گولڈن رنگ کے پیچ تھے اور ایک ساتھ تھے۔ سعد کی حسن وجاہت میں اضافہ ہو گیا۔ پہنی تھی ان دونوں کی شیروانی پر سامنے گولڈن بنچ تھے، دونوں کی گندمی رنگدار کالی شیروانی نے چار چاند لگا دیے تھے۔ سعد کو علیزہ کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ تصویروں کا دوسرا دور شروع ہو گیا، پھر کھانے کا پھر دور چلا۔ کوثر بیگم نے زبردستی کر کے علیزہ کو بھی کھانا کھلا دیا تھا۔ علیزہ کے ذہن میں بہت سے سوال گردش کر رہے تھے۔ اب اس کی پوری زندگی سعد کے نام ہو گئی تھی، جس کو کل تک بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، اب شوہر کے روپ میں اسے کیسے مخاطب کرے گی، کیسے اس سے نظریں ملائے گی۔ سعد بہت مطمئن تھا، کوثر بیگم نے اس کے ڈر جو ختم کر دیا تھا۔ رخصتی کا وقت ہو گیا۔ زیان نے بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی پیاری گڑیا کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ گھر پہنچتے علیزہ کو سعد کے کمرے میں لے کے جایا گیا تھا۔ سعد باہر صفحے پر بیٹھا آرام فرما رہا تھا۔ زیان انیک سعد کو دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ سعد گھٹتا تو دونوں جلدی سے اچھے بچے بن جاتے۔ علیزہ کے پاس کوثر بیگم تھی۔ ماما پلیز مجھے اکیلے نہیں چھوڑیں، علیزہ بہت گھبرا رہی تھی، کوثر بیگم کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری بچی ایسا نہیں ہوتا، امو سے زیادہ سعد کا حق ہے تم پر، اس طرح گھبراؤ نہیں، سعد کو تم بچپن سے جانتی ہو، وہ کتنی محبت کرتا ہے تم سے، تو پھر ڈر کیسا، تم گھبراؤ نہیں، سعد تمہیں بہت خوش رکھے گا، بس تم اس کی ہر بات ماننا، جو وہ کہے جیسا کہے ویسا ہی کرنا۔ اب تم بیٹھو یہاں، میں سعد کو بھیجتی ہوں۔ کوثر بیگم نے علیزہ کو سمجھایا، اٹھ کر باہر چلے گی۔ علیزہ کا سعد کا نام سن کر ہی کپکپا رہی تھی۔ سعد بیٹا جاؤ روم میں، یہاں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ بھائی روم میں، یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ زیان انیک نے سعد کو چھڑا اور زور زور سے ہنسنے لگے۔ ماما ان دونوں کے دانت تو آج بھی توڑوں گا۔ سعد نے دانت پیستے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنا کر ان دونوں کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں سعد کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے۔ گڈ لک بھائی،
زیان نے اپنے کمرے کے دروازے سے جھانک کر زور سے کہا اور جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ سعد ان دونوں کی حرکتیں دیکھ کر ان کو گھورتا رہ گیا۔ ارے چھوڑو ان دونوں کو، بدماش ہیں دونوں کے دونوں، تمہیں چھیڑتے ہیں اور تم چھڑ بھی جاتے ہو، اگنور کیا کرو ان دونوں کی باتوں کو۔ کوثر بیگم نے سعد کو ٹھنڈا کیا۔ چلو اب جاؤ، علیزہ انتظار کر رہی تمہارا۔ جی ماما جا رہا ہوں، سعد مسکرائے۔ سعد جی ماما دیکھو میری بچی کو زیادہ تنگ مت کرنا، خیال رکھنا اس کا۔ میری پیاری ماما آپ فکر نہیں کریں، سارے حساب چکتے کروں گا اسے، اتنے دن مجھ سے پردہ کرنے کے لیے۔ سعد نے کوثر بیگم کی گال پکڑ کر لاڈ سے کہا۔ تم بھی کم نہیں ہو سعد، ہو تو آخر زیان انیک کے بڑے بھائی نا۔ کوثر بیگم نے سعد کے کان پکڑا۔ ارے ماما مذاق کر رہا تھا، کان تو چھوڑیں۔ چلو چھوڑ دیا، جاؤ اب۔ کوثر بیگم نے سعد کے روم کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے میری پیاری ماما، آپ بھی سو جائیں۔ سعد کوثر بیگم کے ہاتھ چوم کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز سے علیزہ سمجھ گئی سعد آ گیا ہے۔ علیزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے گرمی کے موسم میں بھی وہ کپ کپا رہی تھی۔ سعد سینے پہ ہاتھ باندھ کر علیزہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ سعد اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکا، پر جان گیا تھا کہ علیزہ کے قریب جانا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی اس نئے رشتے کو سمجھنے کے لیے علیزہ کو وقت دینا چاہتا تھا۔ سعد نے خاموشی سے الماری سے اپنا ٹاولز شرٹس نکالی، واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد واش روم سے نکلا، ایک نظر ساکت بیٹھی علیزہ پر ڈالی، پھر بیڈ کی دوسری طرف جا کے لیٹ گیا۔ علیزہ نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھایا، سعد دوسری طرف رخ کیے لیٹا تھا۔ علیزہ نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی، پھر اٹھ کر اس نے بھی کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ کی دوسری طرف سمٹ کر لیٹ گئی۔ دونوں ہی بہت دن سے سوئے نہیں تھے، شادی کے بھی تھکے تھے، دونوں ہی لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ صبح علیزہ کی آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ علیزہ آنکھ مسلتی اٹھ بیٹھی اور پھر بھرپور انگڑیلی۔ اس کی نظر سعد پر پڑی تو جلدی سے سیدھی ہوئی۔ سعد اب بھی بے خبر سو رہا تھا۔ علیزہ نے فریش ہو کر روم سے باہر نکلی۔ اٹھ گئی میری بچی؟ کوثر بیگم پہلے اٹھ چکی تھی۔ علیزہ کو لانچ ہوتا دیکھا تو اٹھ کر علیزہ کو پیار سے گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ سعد نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا تمہیں؟ کوثر بیگم نے زیان انیک کی جگہ لے لی تھی، یعنی علیزہ کو زنج کیا۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ علیزہ شرماتے ہوئے بولی۔ اچھا کچھ نہیں بولتی، تم ایسا کرو سعد کو اٹھاؤ، میں انشرٹ کا ناشتہ کریں گے۔ کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماما میں کیسے اٹھاؤں ان کو؟ علیزہ گھبرائے رہی تھی سعد کے سامنے جانے سے۔ بیٹا جیسے اٹھاتی تھی تم ہمیشہ وہی سے ہی اٹھاؤ، چلو جلدی جاؤ۔ کوثر بیگم علیزہ کے گال تھپ دبا کر زیان کے کمرے کی طرف چل دی۔ علیزہ کچھ دیر کھڑی رہا، فرار کا سوچتی رہی، پھر کچھ نہ بن سکا تو منہ اٹھا کر کمرے کی طرف چل سنے اٹھے نا، اٹھ جائیں ابا۔ اف یہ تو اٹھے ہی نہیں رہے۔ علیزہ سعد کے سر پر کھڑی مملا رہی تھی جو سعد کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ علیزہ ہمیشہ سعد کے کمرے میں دھڑک گھس جاتی تھی اور اب اسے خوب چھچوڑتی جب تک وہ اٹھ نہیں جاتا تھا۔ آج وہی علیزہ سعد کو ڈر ڈر کے اٹھا رہی تھی۔ سنیں اٹھ جائیں، علیزہ نے گھبراتے اپنی کامتی ہوئی شہادت کی انگلی سعد کے کندھے پر رکھی۔ سعد گسمگایا۔ علیزہ نے فوراً انگلی پیچھے کر لی۔ کیا ہوا، میرے سر پہ کیوں کھڑی ہو؟ سعد نے سہل لہجے میں کہا۔ وہ ماما ناشتے کے لیے وہ لا رہی ہے۔ علیزہ نے دوپٹے کے پلو کو انگلی میں لپٹتے ہوئے کہا۔ آ رہا ہوں۔ سعد نے آنکھیں پھر مونڈ لی۔ علیزہ بھاگ کر اندر روم سے نکلی۔ اوف علیزہ نارمل ہو جاؤ یار، مجھے اچھا نہیں لگتا تمہیں ایسے دیکھنا۔ سعد بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ گڈ مارننگ بھابی۔ انیک بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں ہوں آپ کی بھابی۔ گڈ مارننگ گڑیا، زیان نے روم سے نکلتے ہی کہا۔ یار بھائی یہ ہماری بھابی بن گئی ہیں۔ انیک نے زیان کے گڑیا بولنے پر گلا کیا۔ زیان بھائی دیکھے نا، ابھی بھائی صبح تنگ کر رہے ہیں مجھے۔ او انیک کے بچے، میری گڑیا کو تنگ نہیں کرو، میری گڑیا کو تنگ کرنے کا حق اب صرف سعد بھائی کا ہے، زیان نے شرارت سے کہا۔ علیزہ منہ کھولے کھڑی رہی جبکہ زیان انیک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہنس رہے تھے۔ آپ دونوں بہت برے ہیں، میں آپ دونوں سے بات نہیں کروں گی۔ علیزہ نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ ہاں اب ہم کہاں نظر آئیں گے؟ تمہیں بھائی ہی نظر آئیں گے، بس ان سے ہی بات کیا کرو گی۔ انیک پر علیزہ کے غصے کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس سے کوئی بات کرے جن سے جیسے لوگ ہوں وہ تو۔ علیزہ نے زیان کو انیک کی طرف دیکھ کر منہ اٹھایا۔ کیا کیسے لوگ ہوں بھائی؟ گڑیا ذرا دوبارہ بتانا۔ زیان نے سعد کو کمرے سے نکلتے دیکھا تو دوبارہ پوچھا۔ وہ جن جیسے لوگ ہیں؟ سعد نے گلا کھنکھارا۔ علیزہ وہی جم گئی، پیچھے مڑنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ میں ماما کو دیکھ کر آتی ہوں۔ علیزہ کچن میں واقعی علیزہ سعد کو دیکھ نہیں پائی تھی کہ زیان انیک کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی، سعد اس کے پیچھے تھا۔ سعد نے ساری بات سن لی تھی پر بولا کچھ نہیں۔ بھائی کیا کر دیا میری گڑیا کے ساتھ جو وہ آپ کو جن کہہ رہی ہے؟ زیان نے ہنستے ہوئے سعد سے کہا۔ وہ کہہ رہی تھی یا تم کھلوا رہے تھے؟ سعد نے آئی برو اچکایا۔ وہ بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا،
ज़यान ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया सुबह सुबह किस बात में सो रही है? कौसर बेगम नाश्ता रखती हुई कहा, कुछ नहीं मामा, बस मजाक उड़ रहा था। अनीक ने जवाब दिया, सब नाश्ता करो अब खामोशी से। अलीज़ा जाओ बेटा, साद की बराबर वाली चेयर पर बैठ जाओ। कौसर बेगम ने अलीज़ा के हाथ से गिलास लेते हुए कहा। अलीज़ा ने साद की तरफ देखा जो इससे ही गुड़ रहा था। अलीज़ा ने नजरें फेर ली। साद अब इसे ही देख रहा था। ज़यान अनीक इनकी ये आंख मजोरी इंजॉय कर रहे थे। कौसर बेगम नाश्ते लगाने में मसरूफ थी। अरे क्या हुआ, खड़ी क्यों हो, नाश्ते नहीं करना क्या? कौसर बेगम ने अलीज़ा को खड़ा देखकर पूछा। कुछ नहीं मामा, बैठ रही हूँ। वो खामोशी से साद के बराबर में बैठ गई, गर्दन झुकाकर। साद भी अपनी प्लेट पर झुक गया था। ज़यान अनीक भी खामोशी से नाश्ता कर रही थी। ओके मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साद दिमाग ठीक है तुम्हारा, कल शादी हुई है, आज ऑफिस जा रहे हो? कौसर बेगम ने साद को रोकना चाहा। मामा, शादी की वजह से वैसे ही बहुत छुट्टियां हो गई हैं, मेरी और अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज समझे ना मामा। साद ने बेचारगी से कहा, अच्छा ठीक है जाओ। कौसर बेगम ने इजाजत दी। तुम दोनों को नहीं जाना क्या? साद ने नाश्ता करते हुए ज़यान अनीक को देखा। जी नहीं, हम तो छुट्टी पर हैं, आज आप जाएं ऑफिस, हम अपनी गुड़िया को कंपनी देंगे। ज़यान ने लापरवाही से जवाब दिया। हाँ मर्जी है तुम दोनों की। साद करने उठाकर चला गया। ज़यान भाई, आप आज सच में ऑफिस नहीं जाएंगे? अलीज़ा को लगा शायद ज़यान ने साद को तंग करने के लिए झूठ कहा है, इसलिए दोबारा पूछा। जी मेरी गुड़िया, मैं छुट्टी पर हूँ आज। ज़यान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और आप? अब अलीज़ा अनीक से मुखातिब हुई। मैं भी छुट्टी पर हूँ। अनीक भी मुस्कुराया। जिसकी शादी हुई इसने तो छुट्टी नहीं की, इन दोनों ने पता नहीं किस खुशी में छुट्टी की है। कौसर बेगम ने दोनों को शर्म दिलाई। मामा, ये दोनों मुझे बाहर लेकर जाएंगे ना? क्योंकि ज़यान भाई, अनीक भाई लेकर जाएंगे ना? अलीज़ा ने सवाली नजरों से दोनों को देखा। हाँ हाँ गुड़िया, क्यों नहीं? ज़यान ने खुशी खुशी हामी भरी। मेरी गुड़िया कुछ कहे और मैं ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अनीक ने खुशी खुशी हामी भरी। चलो अच्छी बात है, आओ तुम बाहर, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। कौसर बेगम ने अलीज़ा के सर पर हाथ रखा। गुड़िया बताओ कहाँ चलेगी? ज़यान ने प्यार से पूछा। मुझे कब्रिस्तान जाना है, मामा बाबा की कब्र पर। बेटा, लड़की कब्रिस्तान नहीं जाती। मामा प्लीज एक बार जाने दे, मेरा दिल बहुत बहुत दिल है प्लीज। वैसे भी इनका कोई बेटा नहीं जो इनकी कब्र पर फाते पढ़ने जाए। प्लीज मामा, सिर्फ एक बार जाने दें, दोबारा कभी नहीं कहूँगी वहाँ जाने का। अलीज़ा की आंखों में आंसू जमे होने लगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ एक बार, दोबारा कभी नहीं बोलूंगी जाने का। कौसर बेगम संजीदी थे। जी मामा, मैं कभी नहीं बोलूंगी जाने का। अलीज़ा ने आंखों में आई नीवी साफ करते हुए कहा। जाओ बच्चों, ले जाओ बहन को, और कोई शरारत नहीं करना। पता चला मरवा भी तुम्हारी शरारतों से परेशान होकर कब्रिस्तान छोड़ी जाए। कौसर बेगम ने ज़यान अली को तनबीह की। ओके मामा, चलें गुड़िया? ज़यान ने अलीज़ा के कंधे पर हाथ हिलाया। जी भाई। ज़यान अनीक ने अपनी अपनी बाइक ली और बाहर निकल गई। ज़यान के साथ अलीज़ा बैठी थी। तीनों कब्रिस्तान पहुंचकर अलीज़ा के वालिदैन की कब्र पर गए। सबने खामोशी से फातिहा पढ़ी। अलीज़ा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। अरे मेरी गुड़िया बस, ऐसे रोते नहीं, मुर्दा बुरा मान जाते हैं। ज़यान ने अलीज़ा के सर पर सर अपने सीने से लगाया। आपको हर बात मजाक लगती है, आपको कोई अपना आपसे दूर जाएगा तब आपको पूछूंगी। अलीज़ा ने ज़यान के सीने मुंह छुपाए से सिकते हुए कहा। गुड़िया तुम बोल रही हो, मैंने भी तो अपने पापा बाबा खोए हैं। ज़यान एक पल को संजीदा हुआ। और आप बाप जैसा भाई तुम्हें दे दिया हमने, और क्या चाहिए तुम्हें? भाई मैं ही अपने बाबा को तलाश करूं, कहीं न कहीं अंकल निकल ही आएंगे। ज़यान ने जोरदार केक लगाया। अलीज़ा ने ज़यान को खुद से दूर करते हुए धक्का दिया। ज़यान अब भी हंस रहा था। यार भाई, मुर्दों को सच में भगाने का इरादा है क्या? अनिक ने ज़यान के केकों को रोका। ओके ओके, मैं चुप सा हो गया, सॉरी। ज़यान ने कान पकड़े। गुड़िया छोड़ो इस मसखरे को, आओ मेरे पास, आओ आ जाओ। अनीक ने अलीज़ा को दिलासा सीने पर सर रखकर इसकी शॉट भगोनी शुरू कर दी। अनीक ज़यान की तरफ देखा। ज़यान भी उदास हो गया। दोनों अलीज़ा को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रोई जा रही थी। गुड़िया चुप हो जाओ, मत रोयो, और देखो हम है ना, और भाई भी तो है ना। भाई ने हमें कभी बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी, तुम्हें भी महसूस नहीं होने देगी। बस तुम अब इन्हें अपने बाबा समझो, शो नहीं। वैसे भी वो जिन जैसे शोर साबित हुए हैं, तुम अब इनको बाबा समझोगे। अनेक खामोश हो गया। आप दोनों बहुत बुरे हैं, शिकायत करूंगी मैं आप दोनों की। एलिस अपना रोना बोलकर इन पर गुस्सा करने। किसकी शिकायत करोगी? अपने साथ बाबा से। तैयार ने हंसते हुए कहा। हाँ बोलूंगी, अपने साथ बाबा से शिकायत करूंगी। अनीक ने भी अलीज़ा को छेड़ा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अलीज़ा ने कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अलीज़ा ने कुछ बोलने की लब खोले ही थे। पीछे से किसी की आवाज आने में घबराकर ज़यान के पल्लू से जा लगी। आने वाली शख्सियत तीनों की नजर पड़ी तो तीनों ही सर झुकाकर खड़े हो गए।
کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں؟ جواب دو مجھے، اور تم کیوں آئی ہو یہاں؟ قبرستان میں لڑکی نہیں آتی۔ نہیں معلوم کیا؟ ساتھ کی نظر اب علیزہ پر ٹٹکی ہوئی تھی۔ علیزہ زیان انیک کے درمیان سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ یہ دونوں لائے ہیں مجھے زبردستی، میں نے تو منع کر رہی تھی، علیزہ نے معصوم سی شکل بنا کر جواب دیا۔ زیان انیک پھٹی پھٹی آنکھوں سے علیزہ کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی یہ چپ، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہے جو اس وقت قبرستان نہیں آئی ہو؟ چلو دونوں ابھی اور اسی وقت گھر لے کے جاؤ اسے۔ سعد نے دونوں کو غصے سے ڈرایا۔ جی بھائی۔ وہ تینوں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ سعد نے فاتح پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ چھوٹی، کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تم نے۔ جھوٹ بولنے سے پہلے جگہ کا تو خیال کر لیتی۔ مردوں نے بھی سنا ہے تمہارا جھوٹ۔ انیک باہر نکلتے ہی علیزہ پر برس پڑا۔ آج ہم لوگ مجھے تنگ کر رہے تھے تو میں نے اپنا بدلہ لیا۔ علیزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ واہ گڑیا، تم نے ثابت کر دیا تم میری بہن ہو۔ زیان نے علیزہ کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ یار بھائی، اس نے اپنے بابا سے ڈانٹ پڑوائی ہے ہماری اور تم ہنس رہے ہو۔ اب ہنسنے کی باری انیک کی تھی۔ علیزہ منہ پھیلائی انیک کو دیکھ رہی تھی۔ زیان بھی ہنسی دبائے کھڑا تھا۔ تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہو؟ ایک بات سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو، گھر جاؤ سیدھے۔ سعد نے غصے سے کہا۔ جی بھائی جا رہے ہیں۔ زیان جلدی سے بائک کا ہینڈل سنبھالا۔ انیک نے بھی اپنی بائک سٹارٹ کی۔ علیزہ بھی سر جھکائے بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں گھر جانے کے ارادے سے نکل گئے تھے۔ سعد بھی اپنی کار سٹارٹ کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ بھائی آئس کریم کھائیں؟ وہ دیکھو آئس کریم پارلر۔ انیک نے سڑک کی طرف گاڑی روکی۔ نہیں نہیں زیان بھائی، وہ غصہ کریں گے، آپ پلیز گھر چلیں۔ علیزہ کو ساتھ غصے والا روپ یاد آیا۔ گڑیا بھائی تو گئے آفس، ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا، آ جاؤ آئس کریم کھاتے ہیں۔ زیان نے علیزہ کا ڈر ختم کیا۔ بھائی پلیز۔ علیزہ نے دلجا کی۔ ارے گڑیا، ساتھ بھائی سچ کے جن نہیں ہیں، وہ تو تم اتنا ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، آ جاؤ۔ انیک علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر آئس کریم پارلر کی طرف بڑھ گیا۔ زیان بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ تینوں نے اپنے پسند کی آئس کریم کو آرڈر دیا۔ دیوار گیر شیشے کے پاس والے ٹیبل پر بیٹھ کے اس دیوار گیر شیشے سے اندر باہر کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ علیزہ کی پشت اس شیشے کی دیوار کی طرف تھی۔ انیک علیزہ کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ زیان علیزہ کے سیدھے حوالے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ گڑیا ویسے تم بھائی سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ انیک نے ڈری سہمی بیٹھی علیزہ سے پوچھا۔ جب سے ہمارا رشتہ بدلا ہے وہ جن جیسے ہو گئے ہیں، مجھ سے سیدھی طرح سے بات بھی نہیں کرتے اور ایسا لگتا ہے ان کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ علیزہ روحن سی ہو گئی تھی۔ نہیں گڑیا، ایسی بات نہیں ہے۔ زیان نے علیزہ کا ہاتھ پکڑ پیار سے کہا۔ گڑیا دیکھو، جیسے تم اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی، ایسے بھائی نہیں کر پا رہے، وہ تم سے نفرت بھی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میری جان تم دیکھنا، بھائی کو تم سے آہستہ سا پیار ہوگا، پر ہوگا ضرور۔ ہاں، جب پیار ہو جائے گا وہ پیار نہیں عشق ہوگا۔ یہ آخری بات انیک نے کہی تھی، جس پر وہ دونوں ہنس دیے۔ انیک بھائی بس ہی کریں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے آپ مجھے تنگ کرنے کا۔ علیزہ منہ بنایا۔ مسکرا تھا اپنی پیاری گڑیا کو منہ بناتے دیکھ کر۔ انیک بھی ابھی ہنس رہا تھا۔ انیک کی دلکش مسکراہٹ کو کوئی مرید ہوا تھا۔ اس نے اپنی کار میں بیٹھے ہی دیوار گیر شیشے کی طرف بیٹھے انیک کی تصویریں اپنے فون میں قید کی۔ ٹریفک کی وجہ سے وہ گاڑی کچھ دیر کے لیے آئس کریم پارلر کے پاس رکی تھی۔ اس میں بیٹھی شخصیت نے اندر بیٹھے انیک کو مسکراتے دیکھ کر دل سے اس کی مسکراتے رہنے کی دعا کی تھی اور اس کا ساتھ پانے کی خواہش جاگی تھی۔ ٹریفک کم ہونے پر وہ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ان نظروں نے انیک سے دور جاتے ہوئے بھی انیک پر بھی ہی نظریں جما رکھی تھی۔ ٹریفک میں کھڑے سعد کی نظر جب آئس کریم پارلر پر پڑی تو علیزہ زیان انیک کو مزے سے آئس کریم کھاتے دیکھ سعد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اوف، کیا کروں میں ان لوگوں کا، کیا میں سیدھے گھر جانا پھر بھی نہیں گئے۔ سعد اڑاتے ہوئے کار پارک کر کے کار سے نیچے اتر چکا تھا۔ سعد آئس کریم کا آرڈر کر کے ان تینوں کی ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ میں نے گھر جانے کا کہا تھا نا، سعد نے تینوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ سعد کو بیٹھا دیکھ ہی تینوں حیران ہو گئے۔ اور بھائی ہم تو گھر جا رہے تھے، گڑیا آئس کریم کھانے کا دل کر رہا تھا تو ہم یہاں آئے۔ انیک نے علیزہ کو ڈال بنایا۔ علیزہ نے انیک کی بات سن کر اپنی جھکی گردن اٹھا کر انیک کو گورا۔ کیا تمہاری نظر میں میری کوئی بات کی اہمیت نہیں؟ سعد نے سرد لہجے میں علیزہ سے سوال کیا۔ بھائی یہ مذاق کر رہے ہیں، ہم دونوں لائے ہیں اس کو یہاں، یہ تو گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ زیان نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے فوراً سچ اگلا۔ انیک اپنے جھوٹ پہ شرمندہ ہوا تھا کیونکہ گڑیا کو سعد کی سرد مہری برداشت کرنی پڑی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، آئس کریم کھاؤ، سیدھے گھر جاؤ۔ سعد کا غصہ جاگ ہوا تھا۔ اور تم میری اجازت کے بغیر ایک قدم گھر سے نہیں نکالو گی، سعد نے علیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ سعد کو برا لگا تھا علیزہ نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب وہ اس کا شور تھا، بس اسی وجہ سے سعد کو تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ لیکن زیان کے سچ بتانے پر سعد کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ سعد کو علیزہ پر پڑنے والی نظریں بری لگتی تھی۔ ہمیشہ سے وہی وہ علیزہ کو عبایا پہن کر باہر جانے کا کہتا تھا۔
पर अभी भी वो एक दुपट्टे में घर से निकल आई थी। अलीज़े के हाथों और पैरों में साद के नाम की मेहंदी लगी थी। मेहंदी का रंग साद की मोहब्बत का पता बता रहा था। मेहंदी से अलीज़े की खूबसूरत सरापी खूबसूरती उभर रही थी। लोग इस छोटी सी लड़की को पलट पलट कर देख रहे थे। साद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए वो चाहता था कि अलीज़ा जल्दी से जल्दी घर चली जाए। यार भाई, आज सच में जिन हो गए हैं हम। जहाँ हम जाते हैं वही मसाला तो जाते हैं। अनीक ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, हाँ यार गुड़िया सही कहती है, जिन जैसे हो गए हैं भाई। जरिया ने कबूल किया। अलीज़ा भी इन दोनों की बातों में मुस्कुरा रही थी। साथ भी फंसने लग गया। वो सारा दिन अलीज़ा ने जयान अनीक के साथ हंसते खेलते गुजारा। कौसर बेगम अलीज़ा को खुश देखकर खुश थी। शाम को 7 बजे साथ घर आया। माँ से मिलकर फ्रेश होने के इरादे से कमरे में चला गया। अलीज़ा बेटा जाओ, साथ को कपड़े निकाल कर दो। कौसर बेगम ने खामोश बैठे अलीज़ा को शोर की खिदमत में लगाना चाहा। मम्मा मैं कैसे, मुझे क्या मालूम वो कौन से कपड़े पहनेंगे। अलीज़ा ने दुपट्टे के पल्लू की जान निकालते हुए कहा, मेरी बच्ची ऐसे ही घबराती रहोगी, जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे चलेगी। जाओ मेरी बच्ची जल्दी से रूम में। कौसर बेगम अलीज़ा का काल थपथपाती किचन में चलेगी। अलीज़ा ने टीवी देखते जयान अनी की तरफ देखा, जो सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए थे। हार मानकर कमरे में चलेगी। सात आंखें मूंदे बेड पर नींद दराज था। अलीज़ा ने एक नजर साथ पर डाली, फिर चुपचाप अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी खोलकर हैंग एक तो ये बच्चे जो साथ डिस्टर्ब करते ना, सारा बंदे को हो जाते काम। चुप। अलीज़ा ने एक नजर साथ पर डाली और फिर चुपचाप अलमारी खोल के हैंग में लटके कपड़ों को एक एक करके देखने लगी। साथ की आंख अलमारी खुलने की आवाज से खुल चुकी थी। अलीज़ा को देख कर साथ के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट वाली। साथ आस्ता से कदम चलता अलीज़ा उससे हो गया, क्या कर रही हो मेरे कबट में। साथ ने सीने पर हाथ बांध कर कहा। अलीज़ा के चलते हाथ वहीं रुक गए। अलीज़ा ने खुद को संभालते बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ी, पर साथ को देखने की तौफीक अभी भी नहीं हुई। वो मैं आपके कपड़े निकाल रही थी। अलीज़ा ने टूटे फूटे अल्फाज अदा किए, बस ये सब साथ को जिन बनाने के लिए काफी था। तुम्हें इतना ही शौक है ना मेरी खिदमत करने का, तो बता रखा करो मुझे किस वक्त क्या चाहिए। साथ ने गुस्से से कहा। अलमारी का दूसरा दरवाजा खोलकर टॉवल्स और शर्ट निकालकर वॉशरूम में घुस गया। जिन के हिंके अलीज़ा बड़बड़ाती और पाँव टिचकती रूम से बाहर निकल गई। मुंह फुलाए वो जयान अनीक के पास बैठ की, क्या हो गुड़िया, फिर जिन बन गए हैं क्या। अनीक ने शरारत की, वो तो है ही जिन, उनको बनने की क्या जरूरत है। अलीज़ा ने मुंह बनाकर कहा, अरे गुड़िया हमारे भाई बहुत प्यारे हैं, सारी गली की लड़कियां मरती हैं इन पर। सयाना अलीज़ा को जलाना चाहा, मर ही सकती हैं आपके भाई पर, इसके अलावा तो इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। ये तो मेरा ही जफर है जो इनका जिन रूप बर्दाश्त करती हूँ, कोई और लड़की होती तो भाग जाती। अलीज़ा को साथ की यह सारा गुस्सा बहुत ज्यादा लगा। जयान अनीक की बात पर जोर जोर से हंसने लगा। गुड़िया तुमने भाई का गुस्सा देखा है कि यहाँ है, अभी दुआ करो कभी ना देखो इनका गुस्सा। जयान ने अलीज़ा को मशवरा दिया, देख चुकी हूँ मैं इनका जिन जैसा रूप। अलीज़ा ने सताई हुई औरतों की तरह कहा, होशियार है ना, अब तुम मैं जिन हूँ, खा ना जाऊं किसी दिन तुम्हें। अलीज़ा के सोफे के पीछे खड़े साद ने अलीज़ा की बात पर जलकर जवाब दिया। साद रूम से निकल आया था। अलीज़ा की आखिरी बात साद ने सुन ली। जयान अनीक दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। इनको देखकर अलीज़ा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। साथ भी मुस्कुराते हुए अलीज़ा के साथ वाले सोफे पे बैठ गया। अलीज़ा खामोशी से उठ के किचन में चली गई। चुप कर जाओ कमीनों। साथ ने जयान अनीक की बिना ब्रेक की हंसी को रोकना चाहे, भाई आप इसे खा जाओगे। अनीक ने हंसते हुए ब्रेक लगाते हुए कहा, खा ही जाऊंगा किसी दिन। साथ अलीज़ा के खूबसूरत सरापे को सोचते हुए बड़बड़ाया, कह रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं भाई, मजाक कर रहे हैं, तुमने क्या आदमखोर समझा है मुझे। फिर तीनों भाई बातों में लग गए। आ जाओ बच्चों खाना खा लो। कौसर बेगम ने प्लेटें टेबल पर रखती कहा, चलो भाई खाना खाएं, मेरे पेट में तो चूहे बेहोश हो रहे हैं भूख के मारे। अनीक ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, चल शैतान। साथ ने मुस्कुराते हुए अनीक के सर पर जिद लगाई। अलीज़ा भी कौसर बेगम का हाथ बटा रही थी। सब हंसते खेलते खाना खाया। भाई आ जाओ कोई मूवी देखें टीवी पर। जयान ने मूवी की पेशकश की। साथ को, नहीं भाई मैं तो थक गई हूँ, आराम करूंगा रूम में जाकर। अरे भाई देखो आपकी पसंद की मूवी आ रही है। अनीक हाथ में रिमोट लिए साथ को बता रहा था। कौन सी मूवी। साथ ने नासमझी से कहा,
डिसेंडेंट एवल एनिक ने जोश दिखा। ये हॉलीवुड की मूवी थी, तीनों भाइयों को ही पसंद थी। अरे वाह, चलो देखते हैं, साद ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मम्मा गुड़िया आ जाओ, मूवी देखते हैं। सयान ने सोफे पर बैठे बैठे आवाज लगाई। नहीं भाई, मैं तो रूम में जा रही हूँ, मास्टर को सोंगी, थक गई हूँ। कौसर बेगम अपने कमरे में चली। गुड़िया तुम आ जाओ, जयान ने अलीजे को बुलाया। जी भाई। जयान ने अनीक के दोनों सिंगल सोफा पर कब्जा कर लिया था ताकि अलीजा साथ के साथ बैठे, क्योंकि वो थ्री सिस्टर सोफे पर बैठे थे। अलीजा खामोशी साथ से कुछ दूर इसी फासले में बैठ गई जिस पर साथ बैठा था। चारों बड़े मजे से मूवी देख रहे थे, लेकिन मूवी में ड्रामा सीन देखकर अलीजा डरी। मैं तो सोने जा रही हूँ भाई, आप भी देखें ये फिल्म। अलीजा ने सोफे से उठते हुए कहा। अरे गुड़िया, इसमें ड्रामा क्या है जो तुम डर रही है? बस वही रेसलेस फैल गई है, इंसान दुमानी बन गए हैं और खा रहे हैं एक दूसरे को। जयान ने अलीजा को रोकना चाहा। नहीं, मुझे नहीं देखना। अलीजा ने एक कदम बढ़ाए थे कि साद ने अलीजा की कलाई अपने मजबूत हाथ में थाम ली। अगर तुम मूवी देखे बिना ये तो मैं तुम्हें रात को रूम से बाहर निकाल दूंगा, साद ने अलीजा को धमकी दी। साद की नजरें टीवी पर ही थी अभी भी। तैयार अनीक मूवी छोड़कर इन दोनों का ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। आप सच में निकाल देंगे? अलीजा ने बच्चों की तरफ पूछा। हाँ, अगर तुमने मेरे साथ बैठकर मेरी पसंद की मूवी ना देखी तो मैं सच में निकाल दूंगा, साद ने अपनी मुस्कुराहट का गला घूंटते कहा। साद ने अलीजा की गलाई छोड़ दी। अलीजा डरो और घबराहट के मरे जुड़े था साद के साथ, साद के बराबर ही बैठ गई। जयान अनीक अपनी हंसी को जब्त करते फिर मूवी देखने में मशगूल हो गए। हमने फिर से कोई सीन देखकर डरी थी। डर के मारे से हमें याद आई। इसने बराबर में बैठे साथ के कंधे पर मुंह छुपा लिया, इसकी शर्ट को दोनों हाथों की मुट्ठी में दबोच लिया। दयान अनीक दबी दबी हंसी हंस रहे थे। साथ ही मुस्कुराता। चलो जाओ रूम में, साथ ने अपनी मुस्कुराहट को काबू पाते हुए कहा। आप रूम से तो नहीं निकालेंगे ना? अलीजा ने साथ के कंधे से थोड़ा सा उठाकर कहा। नहीं निकालूंगा। साथ का ये कहना था कि अलीजा भागती हुई रूम में जा घुसी थी। अलीजा के रूम में जाने के बाद तीनों का जोरदार कैक टीवी लॉन्च में गूंजा। भाई, आपने तो हमें पीछे छोड़ दिया आज शरारतों में। अनीक ने अलीजा के साथ साथ की शरारत की दाद दी। हाँ तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुमसे आगे तो मुझे होना है ना। साथ फिर भी हंसने लगा था। वैसे भाई अच्छा नहीं किया आपने, बेचारी बहुत डरी थी। रयान अब अलीजा का भाई बन गया था। साथ की शरारतों के वक्त वो साथ का भाई बना हुआ था। सारे साहब तुम्हारी बहन भी तो मुझे तंग करती है, जाने में ही सही, पर करती तो वो साथ ने भी जयान को साले ही समझ लिया था। क्या मतलब भाई, समझा नहीं मैं। फरजाना ने समझी से कहा। मतलब वो मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती, बैठती भी नहीं है मेरे पास, और अगर मुझसे कोई बात करती भी है तो ऐसा लगता है तो कोई हैकली है, वो इतना हटक हटक कर बोलती है। अब बताओ मुझे तो मैं क्या करूं? मैं तो चाहता हूँ पहले वो बस पहले जैसी हो जाए। साद अब संजीदा हो गया था। हाँ भाई, इसे वक्त तो ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जयान भी संजीदा हुआ। वक्त तो मैंने दिया है, हुआ है, इसे पर मेरी शरारतों से कोई नहीं बचा सकते इसको। साद ने शरारत से मारी थी। और इस मिशन में मैं आपके साथ हूँ। अनिक ने हंसते हुए कहा। तौबा है, मैं तो लीजा की साइड पर हूँ। जयान ने भाई होने का हक अदा किया। तीनों हंस रहे थे तब अलीजा रूम से बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। घर छोटा था, टीवी लॉन्च से बैठकर हर जगह आराम से नजर रखी जा सकती थी। टीवी लॉन्च के सामने ही चार बड़े कमरे कमरे में लॉन से बने होते। एक वॉशरूम था। न्यू लॉन्च के साथ हाई पर दाईं एक टेबल थी। इससे थोड़ा आगे किचन था। टीवी लॉन्च के दूसरी तरफ थोड़ा आगे चलकर बाहर का दरवाजा था। किचन के बराबर में छत की सीढ़ी थी। भाई ये बाहर क्यों आई? अनीक ने सरगोशी की। इसको अकेले रूम में डर लग रहा होगा इसलिए, साद ने सरगोशी में जवाब दिया। गुड़िया क्या हुआ, रूम से बाहर क्यों आई? रयान ने प्यार से बचा। वो भाई अकेले में डर लग रहा है। गुड़िया झूठ नहीं बोलो, ये कहो ना भाई के बिना दिल नहीं लग रहा रूम में। अनीक ने आंख दबाई। अलीजा हैरत से अनीक को देख रही थी और साद के सामने इस तरह का मजाक कैसे कर सकता था। कोई बात नहीं गुड़िया, डर लग रहा है तो यहीं बैठ जाओ, रयान ने अनीक को घूरते हुए कहा। साद टीवी देखते हुए वक्फे वक्फे से अलीजा को भी देख रहा था, जो खुद को जगाने रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। साद ने जब अलीजा को ऊँगते हुए देखा तो खामोशी से उठकर रूम में चला गया। रयान अनीक भी समझ गए थे साद अलीजा की वजह से कमरे में गया है। अलीजा भी उठकर रूम में चली गई। साद वॉशरूम में था। अलीजा ने बेड पर लेटते ही अलीजा ने नींद की वादियों में खो गई। साद आंसू से अलीजा को सतत देख मुस्कुराया। कमल अलीजा को उड़ाकर खुद भी लाइट बंद करके लेट गया। हर तरफ अंधेरा छाया था। अलीजा अकेली एक अंधेरी घर में थी। अलीजा को इस अंधेरे से सामने कोई आता हुआ नजर आया। साद आप हैं क्या? रयान भाई आप हैं क्या? अनीक भाई कोई तो जवाब दे प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अलीजा ने सबको पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। अलीजा दरवाजे की तरफ भागी। घर से बाहर निकलकर उसने देखा इंसान एक दूसरे को खा रहे हैं, सब खून में लथपथ हैं। जिस घर से वो निकली है वहां से भी बहुत से लोग इस तरफ आ रहे हैं। नहीं नहीं बचाओ,
मुझे कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे छोड़ दो, दूर हो मुझसे, बचाओ बचाओ। साद की आंख अलीजे की आवाज से खुल गई, जो नींद में चीख रही थी। अलीजे उठो, क्या हुआ है तुम्हें? अलीजे उठो। साद ने अलीजे के बाजू पकड़ के जोर से छिछोड़ा, छोड़ दो, छोड़ मुझे, मत खाओ, दूर हो जाओ मुझसे। अलीजे उठ गई थी, पर अभी भी वो खुद को इसी जगह महसूस कर रही थी। अलीजे मेरी तरफ देखो, मैं हूँ साद। अलीजे कोई कुछ नहीं कर रहा तुम्हें, मैं हूँ ना, डरो नहीं। नहीं, मुझे नहीं खाओ, दूर रहो मुझसे। अलीजे अभी भी होश में नहीं आई थी। अगले ही पल साद ने अलीजे को अपनी बाहों में ले लिया। बस बस, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। साद अलीजे को अपनी बाहों में छुपाए एक हाथ से इसके पास सुला रहा था। अलीजे ने पहले तो आजाद होने की कोशिश की, फिर साद के सीने से सर टका दिए। कमरे में अब खामोशी थी। अलीजा साद की बाहों में खुद को महसूस कर रही थी। साद भी अपनी छोटी सी बीवी को सीधे से लगाए अपनी धड़कनों से सुना रहा था। अलीजे, सब ठीक है, चलो अब सो जाओ। साद ने अलीजा को खुद से आराम से दूर। आप कहीं जाएंगे तो नहीं ना? अलीजा ने साद का हाथ पकड़कर पूछा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर हूँ, तुम सो जाओ अब। साद ने प्यार से कहा। अलीजे को लटाया, खुद भी इसके साथ लेट गया। अलीजे ने अभी भी साद के हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। साद आज खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा था, क्योंकि आज इसके साथ इसकी बीवी, इसकी मोहब्बत साद को खुद भी मालूम नहीं वो कब इस छोटी सी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। तू जो मिली मुकम्मल हो गया, मैं तुझ बिन अधूरा था। मैं एक हुसैन सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। सब चरिंद परिंद अपने लिए रिज़्क़ की तलाश में निकल रहे थे। खिड़की से आती चिड़िया की चिड़चिड़ाहट की सुरीली आवाज़ अलीज़े के कानों में पड़ी तो अलीज़े ने अपनी हिदनी सी आंखें वाँ की। अलीज़े को अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस हुई। अलीज़े ने घबराते हुए बराबर में देखा, साथ पर सुकून नींद सो रहा था। अलीज़े ऐसे उठकर बैठी जैसे उसने कोई भूत देख लिया था। अलीज़े अपनी बढ़ती तीव्र सांसों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इतने में इसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी, जो साद के हाथ में था। अलीज़े ने आहिस्ते से अपना हाथ साद के हाथ से निकाला और भागने के अंदाज में मशरूम में घुस की। हाय, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ याद नहीं हो, मेरे इतने करीब आए कब और कैसे, मुझे तो पता भी नहीं चला। अलीज़ा वाशरूम के दरवाजे चिड़की खुद से ही बातें कर रही थी। अलीज़े अक्सर नींद में हुए ऐसे वाकयात को भूल जाया करती थी। अलीज़े के जाने के बाद साद ने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोली। उफ अलीज़े, कब तक भागोगी मुझसे? तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत के नाम का दरख्त जरूर लगाऊंगा मैं। साद बेड पर बैठा अपनी सोचों में गुम था। इनको क्या हुआ लगता है, जिनकी जगह किसी पागल ने ले ली है। अलीज़ा वाशरूम के साथ अपनी सोचों में गुम होकर खुद मुस्कुरा रहा था। अलीज़ा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से साद अपनी सोचों से बाहर आया, फिर भागी है। साद बड़बड़ाया और उठकर वाशरूम में चला गया। अलीज़ा किचन में कौसर बेगम के पास आई। उठ की बेटा, कौसर बेगम ने प्यार से कहा। जी मामा। साद उठ के, अजी वो भी उठ के हैं। तुम ऐसे करो, ज़या ने निक को उठाओ, मैं अभी उठा और अभी तक नहीं उठे। कौसर बेगम ने घर के 2 शैतानों को उठाने का हुक्म दिया। जी मामा, अभी उठा कर लाती हूँ। अलीज़ा किचन से निकल गई। जयान भाई उठे, जयान भाई। अलीज़ा जयान के कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी और आवाज़ें दे रही थी। क्या हुआ, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? साद कमरे से निकल अलीज़ा को जयान के कमरे के बाहर खड़ा देखकर पूछा। उमा ने कहा है जयान भाई अनिक भाई को उठा दो, पर मैंने कब से वादा दे रही हूँ। जयान भाई उठ नहीं रहे। अलीज़ा ने सर झुकाए उंगलियों को मरोड़ते हुए जवाब दिया। जयान, अनिक, 5 मिनट में तुम दोनों मुझे नाश्ते पर मिलो, साद ने करदाड़ आवाज में लगाई। जयान अनिक, जो अपने कानों को ताला लगाकर सो रहे थे, जल्दी से उठ गए। जी भाई, आ रहे हैं। दोनों ने बारी बारी आवाज दी। अलीज़ा अब तक हैरान खड़ी थी। साद आज इस पर गुस्सा नहीं कर रहा था। क्या हुआ? साद ने अलीज़ा के सामने चुटकी बजाई। नहीं, कुछ नहीं। अलीज़ा ने होश आते हुए कहा। हम आ जाएंगे वो दोनों, तुम्हें यहाँ पहरा देने की जरूरत नहीं। साद हल्का सा मुस्काया। अलीज़ा भी हल्की मुस्काई शरारती हुई किचन में चली गई। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी नाश्ते संभाल कर बैठे थे। हाँ गुड़िया, रात को डिनर तो नहीं लगा था? अनीक ने गला खंगारते हुए सवाल किया। जयान, अनीक के होते हुए खाने के टेबल पर अमन कायम हो ही नहीं सकता। हाँ गुड़िया, बोलो, तुम्हें रात को डर नहीं लगा? जयान के अंदर का अलीज़ा भाई भी जाग गया तो इसने भी फिक्रमंदी कहा। अलीज़े को तो कुछ याद नहीं आ रहा था। सब वो हसीन सोचकर अलीज़े की नजरें उठाना ही भूल गई। कौसर बेगम की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ है गुड़िया, बोलो। अनीक ने अलीज़ा से फिर सवाल किया। इससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। साद ने शरारत से आंख दबाई। अलीज़ा शर्मिंदा सी गर्दन झुकाए। इसको तो कुछ याद ही नहीं था। जी भाई, आप ही बता दें। अनीक ने दुर्जसी से कहा। तो सुनो, रात को अलीज़ा डर के मारे रोते हुए नींद से जाग गिरी। साद, चुप हो जाओ, अपने कमरे की बातें अपनी बीवी तक रखो। कौसर बेगम ने आंखें दिखाई। मम्मा, सुनने तो दें।
जी भाई, कैसे चुप करवाया आपने गुड़िया को? अनीक ने पहले कोसर को साइड किया, फिर सास से मुखातिब, हाँ भाई उसको बताओ पेपर में ये तो लिखना है इसने। रियान ने नील की तेजस्वी के इसका मजाक उड़ाया। खबरदार साद, खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज़ बोला। कौसर बेगम ने साद को आंख दिखाई। अलीज़ा शर्म से पानी पानी हो गई थी। आगे जाने क्या होगा, वो अपनी बेड पर झुकी हुई थी। अलीज़े को बाहों में भरकर चुप करवाया था। साद ने ट्रेन की रफ्तार से जवाब देती हूँ भाई, यूं फक शफाक एक गुंजा कर कौसर बेगम सर पकड़ कर बैठ गई। अलीज़ा तो उठकर ही भाग गई। बेशर्मो, शर्म नहीं आती? तुम तीनों को कब से तंग कर रहे हो इसको? और तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कौसर बेगम तीनों को डांटती बर्तन उठाकर किचन में चली गई। वो तीनों अभी भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अलीज़ा अपने कमरे में आकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, पता नहीं क्या हो गया होगा रात को और सुबह वो जो मेरे इतने करीब लेटे थे। हाय क्या करूँ मैं? मेरी तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है, सामना करूंगी इनका। अलीज़ा याद करने की कोशिश कर रही। रात को क्या हुआ था? एकदम अलीज़ा को वो बुरा ख्वाब याद आया। इसके बाद सब कुछ इसके दिमाग में फिल्म की तरह सामने आ गया। अलीज़ा का चेहरा सुर हो गया। तुम लोगों को जाना नहीं है? कब से औरतों की तरह कैक लगा रहे हो यहाँ बैठकर? कौसर बेगम ने तीनों को घूरा जो अभी तक टेबल पर बैठे बातें कर रहे हैं। मामा, मर्द भी केक लगाते हैं जब वो बहुत खुश होते हैं। साथ में मसी मसी कहा, तुम लोग जाते हो या मैं झाड़ू लाऊं? अच्छा अच्छा, हम जा रहे हैं, तीनों ने एक साथ कहा। अनीक जयान इसी वक्त निकल गए। साथ की गाड़ी की चाबी रूम में ही रह गई थी। साथ, बहुत बुरी बात है, तुम्हें अपने रूम की बातें इस तरह नहीं बतानी चाहिए थी। कौसर बेगम ने साथ को समझाया। अरे मेरी प्यारी मामा, मैं बस मजाक कर रहा था। आइंदा ऐसे नहीं करूंगा पक्का। साथ ने प्यार से माँ का माथा चुमा। अच्छा चलो अब ऑफिस जाओ। मामा, गाड़ी की चाबी रूम में भूल गया हूँ, वो ले लूँ फिर चलता हूँ। ठीक है। कौसर बेगम रूम में चली गई। साथ ने रूम के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा नहीं खुला क्योंकि वो लॉक था। अलीज़ा बेड पे बैठी थी, अभी साथ का सामने करने की हालत में नहीं थी। अलीज़ा, दरवाजा खोलो, मेरी कीज अंदर रह गई हैं। साथ की वापस अलीज़ा की सांसें रुकी। अब क्या करूं मैं? कुछ सोचते हुए अलीज़ा ने साइड टेबल से चाबियां उठाई और कमरे के दरवाजे के नीचे से चाबियां बाहर की तरफ घुसा दी। कुछ सोचते हुए अलीज़ा की साथ को अपने पाँव पर कुछ महसूस हुआ। नीचे देखा चाबियां थी। साथ ने मुस्कुराते हुए चाबियां उठा ली। इतनी शर्म कहाँ से लाती है ये मैडम? साथ ने घर से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद अलीज़ा रूम से बाहर आई। मामा, कुछ बात करनी थी आपसे। अलीज़ा को कौसर बेगम ज़ोहर की नमाज पढ़कर फारग हुई थी तो अलीज़ा को कुछ याद आया। मामा, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, अलीज़ा ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरी बच्ची, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले पर। कौसर बेगम दिल से खुश हुई थी और अलीज़ा की सकी माँ नहीं थी, पर इसे सकी माँ से बढ़कर चाहती थी। थैंक यू मामा, अलीज़ा ने खुश होकर कहा। अच्छा, ऐसा करना, सास से भी पूछ लेना, वो एक बार वो मना तो नहीं करेगा, लेकिन अब वो तुम्हारा शोर है। तुम क्या चाहती हो, क्या कर रही हो, सब इसके इल्म में होना चाहिए। कौसर बेगम ने प्यार से अलीज़ा को कहा। मामा, इन्होंने मना कर दिया तो? अलीज़ा ने उदासी से कहा। नहीं करेगा, तुम परेशान नहीं हो, चलो अब खाना खाते हैं। हाँ मामा चले। मामा जी, मुझे भी भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई। अनीक यूनिवर्सिटी से आए था। अलीज़ा ने दरवाज़ा खोलते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया, कैसा गुजरा दिन? अनीक ने अलीज़ा को अपने साथ लगाया। अच्छा गुजरा भाई। ये शॉपर में क्या है? अलीज़ा ने अनीक के हाथ में शॉपर किया। अरे ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अनीक ने शॉपर अलीज़ा की तरफ बढ़ाया। अलीज़ा ने शॉपर लिया, इसमें कॉटन कैंडी थी। थैंक यू भाई, अलीज़ा ने खुश होते हुए कहा। चलो अब तुम बैठ कर ये खाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अनीक प्यार से किया और अपने कमरे में चला गया। अरे ये किसने ला कर दी तुम्हें? कौसर बेगम अलीज़ा को कॉटन कैंडी खाते देखा तो उसने पूछा। मामा, अनीक भाई ला कर आए हैं। ला के दी है, आप खाएंगी? अलीज़ा कॉटन कैंडी खाते पूछा। नहीं, तुम खाओ। अनीक कहाँ है? वो फ्रेश होने गया। अच्छा ठीक है। कौसर बेगम अलीज़ा के पास ही बैठ गई। कुछ देर बाद फिर डोरबेल बजी। मम्मा, जयान भाई आए होंगे, मैं देखती हूँ। अलीज़ा फौरन दरवाजे की तरफ चली गई। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने दरवाज़ा खोलते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया। जयान ने प्यार से अलीज़ा के सर पर हाथ धरा। जयान भाई, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? अनीक भाई तो कॉटन कैंडी लाए थे, मैं अपनी गुड़िया के लिए चॉकलेट लाया हूँ। जयान ने जब में से चॉकलेट निकाल कर अलीज़ा को दी। थैंक यू भाई, तुम लोग इसको बड़ा होने मत देना। कौसर बेगम अलीज़ा के हाथ से चॉकलेट देखी तो मुस्कुराते हुए कहा। अरे मेरे माँ, हमारी गुड़ी के भी खेलने कूदने के दिन है, आप इसको एंजॉय करने दें। अनीक अभी फ्रेश होकर रूम से निकला था। कौसर बेगम बात सुनकर अपनी गुड़िया की फौरन साइड ली। अरे भाई, मैं तो चाहती हूँ मेरी बच्ची ऐसी ही खुश रहे। कौसर बेगम ने प्यार भरी नजरों से अलीज़ा को देखा। अलीज़ा चॉकलेट खाने में मगन थी। इतनी में डोरबेल फिर बजी। अलीज़ा, जाओ बेटा, दरवाज़ा खोलो। अनीक भाई आप जाए, मैं थक गई हूँ बार बार दरवाज़ा खोल के, अलीज़ा ने सोफे पे बैठे कहा। कौसर बेगम ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई, समझ गई थी अलीज़ा सास से दूर भाग रही है। अनीक अलीज़ा को झूठी का खिताब देता दरवाज़ा
کھولنے چلا گیا۔ علیزہ نے ٹیڑے مڑے منہ بنا کر چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، سعد نے سب کو سلام کیا۔ علیزہ سعد کی آواز سن کے ایسے سیدھی ہو کر بیٹھی جیسے سعد نے سلام نہ کیا ہو۔ انٹیگیشن کہا، وعلیکم السلام میرے بیٹا، آ جاؤ بیٹو، کوثر نے پیار سے بڑے لہجے میں کہا۔ ماما پہلے میں فریش ہو جاؤں پھر بیٹھوں گا، سعد نے جواب دیا۔ علیزہ ایک گلاس روم میں پانی لے کر آؤ۔ سعد جاتے علیزہ کو آرڈر دے گیا۔ علیزہ بڑے مزے سے چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ سعد کی آواز کان میں پڑتے ہی چونکی، پھر بڑے بڑے منہ بناتی ایک ہاتھ میں آدھی کھائی چاکلیٹ سنبھالے کھڑی ہوئی۔ علیزہ پانی لے کر روم میں آئی تو سعد آنکھیں بند کیے بیڈ پہ نیند دراز تھا۔ پانی علیزہ نے آہستہ سے کہا اور سعد کی طرف بڑھایا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔